सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बड़े होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीपीएस सब्जेक्ट, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे इसकी यूनिट 1, जिसको हम देखेंगे वन शॉट में, यानी कि जितनी भी यूनिट के अंदर टॉपिक्स हैं सबको कवर करेंगे। और उसके साथ हम जितने भी अब तक पीवाईक्यूज आए हुए हैं उन सबके सॉल्यूशंस को भी देखेंगे। ठीक है, मैंने काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो बनाया है। टॉपिक वाइज नहीं गया हूँ मैं, क्वेश्चन वाइज चलूंगा। ठीक है, मैंने पूरी की पूरी यूनिट को 11 क्वेश्चंस के अंदर डिवाइड किया है, और जिसके अंदर पूरी की पूरी आपकी यूनिट कवर हो और आपके पीवाईक्यूज क्वेश्चन भी हो जाए। ठीक है, सो आपका बिना टाइम मतलब लिए बस आप एक काम कर दो, प्लीज है चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आपकी फर्स्ट ईयर से लेकर जर्नी फोर्थ ईयर तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके जो 4 साल है ना आराम से इस चैनल पे निकल जाएंगे बिना कोई भी बैकलॉग के। ठीक है, बहुत अच्छे से सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहले हमारा जो सिलेबस है आप देख लो, ये हमारा पीपीएस का सिलेबस है, देख सकते हो। ठीक है, और ये यूनिट 1 का सिलेबस है, और इसके अंदर जो पार्ट्स हैं आप देख सकते हो 3 है। ठीक है, ये तीनों पार्ट्स काफी एसेंशियल है। पहला जो है काफी इजी है, देन उससे थोड़ा सा हार्ड है, फिर उससे थोड़ा सा हार्ड है। क्यों? क्योंकि तीसरे में आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी सी लैंग्वेज को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज हार्ड नहीं लगेगी, जब मैं समझाऊंगा सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने पूरी यूनिट 1 को ब्रेक डाउन किया 11 क्वेश्चंस में। ठीक है, और हर क्वेश्चन आपके सिलेबस को कवर कर रहे हैं और रिलेवेंट पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 का जो पहला क्वेश्चन हम कवर करेंगे वो है हमारा, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एक्सप्लेन विद अ नीट ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, सो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसका जो ब्लॉक डायग्राम है काफी बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये पिछले साल आए हुए हैं। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट के हमारे टॉपिक्स हैं वो हम इस क्वेश्चन के अंदर कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, सबसे पहले इसके अंदर आपको लिखनी है कंप्यूटर की डेफिनेशन। ठीक है, कंप्यूटर की आपको लिखनी है क्या? डेफिनेशन। फिर आपको लिखने हैं कंप्यूटर के जो मेन आपके कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, फिर आपको एक बनाना है ब्लॉक डायग्राम, और आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाता है, आपको पूरे 7 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर की जो डेफिनेशन होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक इनपुट एंड प्रोसेस इट, कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन एंड गिव आउटपुट। बस इतनी डेफिनेशन होती है कंप्यूटर की। ठीक है, और यही इनपुट पे, प्रोसेस पे, कन्वर्टिंग इनटू इंफॉर्मेशन पे और आउटपुट पे, यही हमारे कंप्यूटर का क्या होता है? ब्लॉक डायग्राम होता है। जल्दी से समझाता हूँ बिना देरी करे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा कंप्यूटर के ये पहले ये देख लो कि कंप्यूटर के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो दो चीजों से मिलकर बने हैं। एक तो हार्डवेयर से और एक सॉफ्टवेयर से। उसी को कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर की कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपको पता होंगे, मैं ज्यादा इसे बताना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता होगा, ज्यादा डिटेल में क्या जाना। ठीक है, सबसे पहले जो मैं ना आपको इसका ब्लॉक डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखो ये आपके सामने है क्या? कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। अब ये जो ब्लॉक डायग्राम है ना, आप इसके अंदर देखोगे एक हमारा पार्ट है इनपुट यूनिट, एक है हमारा आउटपुट यूनिट, और एक है हमारा सीपीयू। ये देख सकते हो ये हमारा सीपीयू है। एक है हमारी मेमोरी, और एक है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, यही चीजों से मिलकर बनता है हमारा क्या? एक कंप्यूटर। ठीक है, इनपुट में क्या चीजें आती हैं आपको पता है? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। आउटपुट में क्या चीजें आती हैं? मॉनिटर, जो आपको चीजें दिख रही हैं। लाइक प्रिंटर आपका एक आउटपुट यूनिट है, एक आपका स्पीकर हो गया, वो भी आपका एक आउटपुट यूनिट है। क्यों? क्योंकि वहां से आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अभी ये जो हमारा कंट्रोल यूनिट है, ये जो आपकी सीपीयू है ना, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, वो क्या होती है? आपकी ब्रेन होती है कंप्यूटर की। ठीक है, ब्रेन मतलब क्या होता है? आपका सीपीयू होता है ना। सीपीयू को अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आती है हमारी मेमोरी, जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर होगा। ठीक है, फिर आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, जो होती है हमारी क्या? सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारी परमानेंट मेमोरी। ठीक है, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क होती है ना, वो होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। अब आपको ब्लॉक डायग्राम समझ में आ गया है ना, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले हमारी जो यूनिट है वो है हमारी इनपुट यूनिट। कोई भी चीज स्टार्ट होती है वो होती है हमारे इनपुट से। ठीक है, जो आप इनपुट दोगे वही तो डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो देखो इनपुट यूनिट हमारे वो डिवाइसेस होते हैं जो कि डेटा प्रोवाइड कराते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, जैसे कि ये मेरा माइक है, ये माइक है ना, मेरी जो वॉइस है वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो ये जो माइक हो गया ये क्या हो गया? इनपुट यूनिट हो गई। ठीक है, अभी ये जो राइटिंग पेन है मेरा, ये कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो ये जो राइटिंग पेन हो गया वो क्या हो गया? हमारा इनपुट यूनिट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है। अब देखो, input unit is used to enter data and instruction to the computer for processing. Data entered in converted into binary from form
0 एंड 1, ठीक है? तो क्या होता है, जो भी हम डेटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, वो हमारा डेटा कन्वर्ट होता है बाइनरी फॉर्म में, लाइक 0 और 1 में, जिसको कंप्यूटर समझता है और फिर उसे क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है? अभी आप देख सकते हो इसे एग्जांपल, ज़्यादा डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपको समझ में आ गया इनपुट यूनिट होता क्या है, ठीक है? सेकंड पे पहुँचते हैं, सेकंड है हमारे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो कि है हमारा सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है? अब आपको पता होगा कि जो हमारा सीपीयू होता है, वो क्या होता है, ब्रेन होता है। तो देखो, ये जो हमारा ब्रेन होता है ना, ये क्या-क्या काम करता है? ये हमारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सबको क्या करता है? प्रोसेस करता है, ठीक है? जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्हें प्रोसेस करेगा और जितने भी हमारे कैलकुलेशन हैं, उन्हें परफॉर्म करेगा और जितने अलग-अलग कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के अंदर, उन सबको भी क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है? अब देखो, हमारे जो सीपीयू होता है ना, वो 3 पार्ट से मिलकर बनता है। पहला होता है हमारा इसके अंदर एएलयू। एएलयू का बस दिमाग में ध्यान रखो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन और जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, उन्हें परफॉर्म करता है एएलयू। जैसे कि हमारे एडिशन हो गया, सबट्रैक्शन हो गया, ये हमारे हो गए क्या? अरिथमेटिक ऑपरेशन। और हमारे एंड और नॉट, ये सब हो गए हमारे लॉजिकल ऑपरेशन। इन सबको कौन परफॉर्म करता है? एएलयू परफॉर्म करता है, ठीक है? फिर आते हैं हमारे कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट नाम से ही पता चल रहा है क्या कर रहा होगा? कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है? किसको कंट्रोल कर रहा होगा? जो कंप्यूटर के अलग-अलग कंपोनेंट्स हैं, उन्हें कंट्रोल करता है हमारा कंट्रोल यूनिट, ठीक है? और हमारा एक डेटा का जो फ्लो होगा, मेमोरी, एएलयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर, उन्हें भी कौन डायरेक्शन दे रहा होगा? कंट्रोल यूनिट डायरेक्शन दे रहा होगा, ठीक है? सो इतना आपको समझ में आ गया, और स्टेप बाय स्टेप क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है? ज़्यादा मतलब मैंने आपको जितना समझाना है ना, उतना ही समझा रहा हूँ, ठीक है? और इसको अगर आप समझ गए, तो आपका पेपर बहुत आराम से हो जाएगा। जितनी भी मैं आपको बातें बोल रहा हूँ, उसको भी आपने अच्छे से मतलब सुन भी लिया ना, तो आपको पेपर में एकदम से याद आ जाएगा कि कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल कर रहा है वो, ठीक है? अब आता है हमारा रजिस्टर। रजिस्टर, एक बात समझो, रजिस्टर को हमेशा एक तरीके से समझा करो। रजिस्टर एक हमारा होता है मेमोरी, ठीक है? फास्टेस्ट मेमोरी होती है हमारी रजिस्टर, ठीक है? आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम में, पूरे के पूरे सीपीयू में जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, वो होती है हमारी रजिस्टर, ठीक है? क्यों? क्योंकि रजिस्टर हमारा सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है? तो रजिस्टर क्या होता है? सीपीयू के अंदर होता है। और कोई भी अगर हमें प्रोग्राम को रन कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके अंदर जो भी डेटा होता है ना, वो हमारा रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है? समझ गए? जल्दी से पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं बताना है, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है? तो आप जब कॉपी भी लिख रहे होगे ना, तो एग्जामिनर आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? जितना आपको आता है ना, बस उतना बता दोगे ना, तो हो जाएगा, ठीक है? रजिस्टर क्या है? हमारी स्मॉल मेमोरी लोकेशन होती है इनसाइड द सीपीयू दैट स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है? मतलब कि जैसे आपको कोई ए प्लस बी करना है, ठीक है? तो लाइक आप ए इक्वल टू 2 करोगे, देन बी इक्वल टू 3 करोगे, ठीक है? फिर आप क्या करोगे? ए प्लस बी करोगे, ठीक है? ए प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा? लाइक आया आपका 5 आया, ठीक है? तो ये जो 5 है, ये 5 क्या आपका इंटरमीडिएट रिजल्ट है, ठीक है? अभी आपने क्या किया है? फाइल को अभी अपने जो रिजल्ट है, लाइक सी के अंदर आपने स्टोर नहीं किया है, ठीक है? तो ये जो ए प्लस बी बीच में जो 5 है ना, वो हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट है। तो उसे कौन स्टोर कराता है? हमारा रजिस्टर स्टोर कराता है। क्यों? क्योंकि ये वाले जो ऑपरेशन होते हैं ना, ये काफ़ी फ़ास्ट वे में हमें चाहिए होते हैं, इसके लिए वो रजिस्टर स्टोर करता है, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? एग्ज़ाम्पल भी हो गया आपके पास, इससे आप और अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो कि हमारा क्या है, देखते हैं, मेमोरी यूनिट, ठीक है? ब्लॉक डायग्राम आपको समझ में आ गया? प्लीज़ ये बनाकर आना, ब्लॉक डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बनाना, ठीक है? अब आता है हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट नाम से पता चल रहा है क्या होती है? मेमोरी होती है। मेमोरी क्या होती है? हमारी स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है? जो हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शन होती है, उन्हें स्टोर करती है, ठीक है? मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट। इट डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। हमारी जो मेमोरी होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, ठीक है? प्राइमरी जो मेमोरी होती है ना, वो होती है हमारी मेन मेमोरी। और ये होती है हमारी वॉलेटाइल मेमोरी। कभी-कभी ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल मेमोरी बस इतना समझो कि आप जब काम कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर, तो अगर पावर सप्लाई ऑन है, ठीक है? तो आप जो भी काम करते हो, तो हमारा जो डेटा होता है ना, वो हमारा मेन मेमोरी में भी होता है, सेकेंडरी मेमोरी में भी होता है, ठीक है? तो जब आप काम करते हो ना, तो अगर आपकी पावर सप्लाई बंद हो जाती है और डेटा, अगर वो जो भी आप काम कर रहे हो, अगर पावर सप्लाई बंद होने के बाद जो डेटा आपका गायब हो जाता है, ठीक है? उस डेटा वो जो डेटा है ना, हमारा स्टोर होता है वॉलेटाइल मेमोरी में, ठीक है? मतलब कि अगर पावर जब तक ऑन रहेगी, तब तक ही के वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर रहेगा, ठीक है? समझ गए होंगे आप। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप गेम खेल रहे हो और
आपका लाइट चली जाती है, ठीक है? तो आपका जो कंप्यूटर है वो बंद हो जाता है। तो क्या होता है कि आपका गेम जहाँ पर आपने छोड़ा था वहाँ पर सेव नहीं मिलता, आपको वो सब बंद हो जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उस समय पर वो जो गेम था हमारा वो वोलेटाइल मेमोरी के अंदर था, ठीक है? समझ रहे हो आप? जब वो परफ़ॉर्म हो रहा था, तो परफ़ॉर्म हो रहा था वोलेटाइल मेमोरी के अंदर, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना एग्ज़ाम्पल बहुत है, ठीक है? इसके अंदर एक होती है रैम, रोम एंड कैचे मेमोरी, ठीक है? तो हमारी जो रैम होती है वो सबको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। टेम्परेरी मेमोरी होती है दैट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन व्हाइल द सीपीयू प्रोसेसिंग। डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, ठीक है? जैसा मैंने आपको बताया। फिर होती है हमारी रोम, जो कि हमारी रीड ओनली मेमोरी होती है। ये हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, जो कि स्टोर करती है एसेंशियल प्रोग्राम्स को, जो कि रैम के अंदर जाकर परफॉर्म होने वाले हैं, ठीक है? इट इज नॉट इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जब हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है ना, तब ये इरेज नहीं होती, ठीक है? उसके अंदर से मतलब रोम के अंदर से इरेज़ नहीं होता, रैम के अंदर से इरेज़ होता है। फिर आती है हमारी कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी क्या होती है? देखो सबसे फ़ास्टेस्ट कौन है? रजिस्टर। उससे थोड़ा-सा कम फ़ास्टेस्ट कौन होती है? कैचे मेमोरी होती है। क्यों? देखो रजिस्टर तो हमारे सीपीयू के अंदर सेव होते हैं, लेकिन जो हमारी कैचे मेमोरी होती है, वो हमारी थोड़ी-सी सीपीयू से मतलब थोड़ा-सा डिस्टेंस दूर पर होती है कैचे मेमोरी, ठीक है? इतना सा समझो। फ़ास्टेस्ट देन रैम, स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन, क्विक एक्सेस बाय द सीपीयू, ठीक है? मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया जो भी इंस्ट्रक्शन जब रन होती है सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होती है, तो क्या होता है वो जो डेटा होता है ना वो हमारा उसके अंदर रजिस्टर के अंदर होता है, ठीक है? तो रजिस्टर से पहले वो जो सारा डेटा होता है वो हमारा कैचे मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है? तो कैचे मेमोरी क्या होती है? रैम से फास्टेस्ट होती है और फ्रीक्वेंटली जो डेटा हमारा इंस्ट्रक्शन जो है यूज हो रही है हमारे सीपीयू के अंदर, उसे स्टोर करती है, ठीक है? यार ज्यादा मतलब मेरे को लग रहा है आपको मैं ज्यादा समझा दिया, उसे थोड़ा सा कम मतलब जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना समझो, ठीक है? अब आती है हमारी ये प्राइमरी मेमोरी, आपको समझ में आ गई होगी। बस इसमें ध्यान रखो कि वॉलेटाइल आप याद रखोगे वॉलेटाइल से तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आप कह सकते हो नॉन वॉलेटाइल होती है। इसके अंदर परमानेंटली लॉन्ग टर्म के लिए डेटा स्टोर होता है। आगे हम स्टोरेज यूनिट के अंदर इसे पढ़ेंगे, ठीक है? सो आप जैसे कि देखो रियल लाइफ एग्जांपल लें तो व्हेन यू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, रैम जो होती है वो इरेज हो जाती है बट योर फाइल स्टोर इन द हार्ड डिस्क रिमेन, ठीक है? जो भी आपकी हार्ड डिस्क के अंदर एक बात बताओ, आपका जब सिस्टम बंद हो जाता है जो आपकी फाइल्स वगैरह सेव है वो तो सेव ही रहती है ना, लेकिन जब आप कोई काम कर रहे हो लाइक आप ब्राउजर पे कोई काम कर रहे हो, ठीक है? तो अब वहां पर आपने उसे सेव नहीं किया है तो क्या होगा? वो इरेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस समय रैम पे था, ठीक है? इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे वो ये मेमोरी यूनिट हो गई। देखो ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई ना, अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे वो हमारा मेमोरी हायरार्की का है, ठीक है? तो मेमोरी हायरार्की के अंदर ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? मतलब समझ में क्या हेल्प करेगा आपको, क्योंकि मैं आपको समझा तो चुका हूँ, ठीक है? इसे थोड़ा-सा छोटा कर देते हैं, है ना? मैं जो फेस कैम वाला वीडियो है ना वो फर्स्ट टाइम ही बना रहा हूँ अच्छे से, ठीक है? अब आता है हमारा क्या? आउटपुट यूनिट, ठीक है? फोर्थ हमारी क्या है? आउटपुट यूनिट। आपकी इनपुट हो गई, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गई। अब आती है हमारी आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट बेसिकली क्या होती है? डिस्प्लेइंग रिजल्ट। जो भी कंप्यूटर ने आपको रिजल्ट दिया है वो आप कहाँ पर देखोगे, ठीक है? जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, वहां पर आप रिजल्ट देखते हो। जैसे कि आउटपुट यूनिट कन्वर्ट प्रोसेस डेटा इनटू अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ठीक है? अब देखो आपका डेटा है, ठीक है? आपने जो भी जैसे कि मेरी वॉइस है, ठीक है? वो एक डेटा है, ठीक है? तो वो डेटा कंप्यूटर के अंदर गया। कंप्यूटर को क्या मेरी वॉइस समझ में आएगी? क्या मेरी लैंग्वेज समझ में आएगी? नहीं आएगी। तो वो क्या होगा? वो कन्वर्ट होगा 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है? तो 0 और 1 की फॉर्म में पहले कन्वर्ट होगा। अब मुझे जो उस वॉइस के साथ कराना है, ठीक है? वो वॉइस उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। लाइक मेरी जो वॉइस थी वो थी डेटा। अब वो प्रोसेस होके क्या बन जाएगी? इन्फॉर्मेशन बन जाएगी, ठीक है? लेकिन अब जो ये इन्फॉर्मेशन बनी है वो किसके अंदर बनी होगी? 0 और 1 की फॉर्म में बनी होगी, ठीक है? अब 0 और 1 की फॉर्म क्या मुझे समझ में आती है? नहीं आती। तो आउटपुट यूनिट क्या करेगा? उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है? लाइक जो मुझे समझ में आता है, लाइक मेरी वॉइस हो गई या फिर जो हमारी लैंग्वेज होती है, हाई लैंग्वेज होती है, उसमें समझ में आता है, ठीक है? सो क्या होगा? ये जो कन्वर्ट हुआ ना, जो कंप्यूटर लैंग्वेज से बाइनरी लैंग्वेज से हमारे ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में, वो आउटपुट यूनिट का काम है, ठीक है? समझ में आ गया आपको? अब देखो इसके एग्जांपल मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है? चलो ऊपर पहुँचते हैं मतलब और स्क्रॉल करते हैं। तो अब है हमारा क्या? स्टोरेज यूनिट, ठीक है? देखो मेनली जो होती है हमारी यूनिट वो 4 ही होती है, ठीक है? लेकिन कभी-कभी आपको आंसर बड़ा करना है, ठीक है? या फिर आपसे मेन कंपोनेंट्स वगैरह पूछ लेते हैं, वो 4 ही होते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए, ठीक है? लेकिन स्टोरेज यूनिट अगर आपको आंसर बड़ा करना है ना, परमानेंट स्टोरेज को ही हम स्टोरेज यूनिट कहते हैं, जो हमारी सेकेंडरी अभी हमने मेमोरी पढ़ी थी। ये क्या होता है? स्टोरिंग डेटा फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक है?
फ्यूचर यूज़ के लिए आप डेटा स्टोर करके रख रहे हो, लाइक आपकी हार्ड डिस्क हो गई, आपकी एसएसडीज़ हो गई, आजकल सब एसएसडी चला रहे हैं, लैपटॉप के अंदर एसएसडी आ रही है, ठीक है? और हमारी सीडी, डीवीडी ये सब हमारी क्या होती हैं, स्टोरेज के टाइप होते हैं और यही सब आती है हमारी स्टोरेज यूनिट के अंदर, ठीक है? ये लार्ज होती है, ठीक है? मतलब कि इसके अंदर आप डेटा बहुत सारा स्टोर कर सकते हो, 1 टीबी, 1 पीबी में भी आ रही है, ठीक है आजकल। तो उसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो और ये हमारी जो रैम वगैरह होती है ना, उनसे बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, ठीक है? रियल लाइफ एग्जांपल लें तो योर लैपटॉप हार्ड ड्राइव स्टोर योर ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है? जो आपकी लैपटॉप की हार्ड ड्राइव होती है, उसी के अंदर तो आप आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं और एप्लीकेशंस होती है, ठीक है? तो इतना आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। यहाँ पर हमने पाँचों के पाँचों जो यूनिट थी, कंपोनेंट थे कंप्यूटर के, वो हमने खत्म कर दिए, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर। अगर क्वेश्चन आता है, तो आप ये सब बनाकर आ सकते हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वो है हमारा व्हाट इज़ मेमोरी हायरार्की एक्सप्लेन विद अ डायग्राम, ठीक है? मेमोरी हायरार्की नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे कुछ पिरामिड करके होगा, हायरार्की होगी मेमोरी की, एक के बाद एक, है ना? वही होती है मेमोरी हायरार्की, ठीक है? मैंने आपको क्या बताया था, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन-सी होती है? रजिस्टर। उसके बाद कौन-सी होती है? कैचे, ठीक है? उसके बाद होती है रैम, है ना? मतलब कि जो मेन मेमोरी होती है, फिर होती है सेकेंडरी मेमोरी। आपको अब तक तो याद हो गया होगा, अब आपको देखो कितना काम आएगी वो सारी चीज़ें। ये देखो, मैंने यहाँ पर ये भी लिख रखा है कि कौन-कौन से पीवाईक्यूज़ आए हुए हैं। ये दोनों हमारे पीवाईक्यूज़ आए हुए हैं, मैं पेन लेना भूल जाता हूँ, ठीक है? ये देखो ये सारे पीवाईक्यूज़ आए हुए हैं, ठीक है? और ये हमारा कवर हुआ है इतना सारा सिलेबस का जितने भी टॉपिक्स थे, ठीक है? जो कि अलग-अलग दिए हुए थे। इस क्वेश्चन से हो जाएँगे, इसके लिए मैंने क्वेश्चन्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक-एक टॉपिक पढ़ाता तो बहुत टाइम लग जाता, ठीक है? सो व्हाट इज़ मेमोरी हायरार्की? जल्दी से पढ़ते हैं। इट इज़ अ वे टू ऑर्गनाइज़ कंप्यूटर मेमोरी बेस्ड ऑन स्पीड, कॉस्ट एंड साइज़, ठीक है? हमने क्या किया है कि जो हमारी मेमोरी के हमारी जो कंप्यूटर के अंदर ना मल्टीपल टाइप्स की मेमोरी होती है, ठीक है? तो उनको कॉस्ट के बेस पर, स्पीड के बेस पे और उनकी साइज़ के बेस पर क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है, ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, जिससे कि कोई भी अगर यूज़र है, कोई भी अगर बंदा है, उसे अगर मेमोरी को समझना है, तो वो कम मेमोरी हायरार्की से बहुत अच्छे से समझ सकता है और उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है? सो फास्टर मेमोरी इज़ स्मॉलर एंड मोर एक्सपेंसिव, ठीक है? जो भी मेमोरी आपकी सबसे फास्टेस्ट होगी, वो थोड़ी छोटी होगी और बहुत ज़्यादा महँगी होगी, ठीक है? स्लोअर मेमोरी इज़ लार्जर एंड चीपर, ठीक है? दिस सेटअप हेल्प इन कंप्यूटर रन एफिशिएंटली, ठीक है? चलो मेमोरी हायरार्की को भी समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है। ये मुझे मिला था जीएफजी पर मिल गया था मुझे ये। तो देखो काफ़ी अच्छा डायग्राम है, ठीक है? तो लेवल 0 पर कौन है? हमारे सीपीयू रजिस्टर, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो इंक्रीज़ इन कॉस्ट पर बिट एंड इंक्रीज़ इन कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम, ठीक है? सो कैपेसिटी और एक्सेस टाइम की बात करें तो वो नीचे की तरफ बढ़े होंगे और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ठीक है? मतलब कि सीपीयू की रजिस्टर की जो कॉस्ट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जो इसका साइज़ होता है वो थोड़ा कम होता है, वो मतलब सबसे कम होता है, ठीक है? फिर आती है हमारी कैचे मेमोरी को भी मैं आपको समझा चुका हूँ। वो हमारी उसकी जो कॉस्ट होती है वो रजिस्टर से थोड़ी कम होती है और मेन मेमोरी से ज़्यादा होती है। लेकिन मेन मेमोरी से उसकी जो साइज़ है वो थोड़ा कम होता है, रजिस्टर से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है? ऐसे ही आप आगे भी समझ सकते हो, ये रही मेन मेमोरी और जो ये तीनों हैं, ये तीनों आ जाते हैं हमारे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, ठीक है? मैग्नेटिक डिस्क हो गई, ऑप्टिकल डिस्क हो गई या फिर मैग्नेटिक टेप हो गए, ये सब आ जाते हैं हमारे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, ठीक है? सो ये वाली जो मेमोरी हायरार्की है, प्लीज़ इसको याद कर लेना। अगर आपसे ये नीचे के 3 लेवल याद नहीं हो रहे ना, तो लेवल 0 पर रख देना बस रजिस्टर, लेवल 1 पे रख देना कैचे मेमोरी, लेवल 2 पे रख देना हमारी मेन मेमोरी एंड लेवल 3 पे रख देना सेकेंडरी मेमोरी। बस आपको 4 लेवल पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? और अगर आपको आंसर को वही बढ़ाना है, चढ़ाना है, तो भाई बीटेक में यही फर्स्ट ईयर से आदत डाल लो कि आपको आंसर बहुत बड़े-बड़े लिख कर आने पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि एकेटीयू नंबर बहुत काटता है, ठीक है? अब आते हैं हमारे लेवल्स ऑफ मेमोरी पे, एक-एक करके पढ़ेंगे उन्हें। तो वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों को जल्दी-जल्दी से पढ़ते हैं। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपका रजिस्टर का हमारी जो लोकेशन होती है, वो सीपीयू के इनसाइड होती है। फास्टेस्ट होता है ना? और ये बहुत स्मॉल होता है, लाइक केबीस में आता है, ठीक है? और इसका पर्पज़ क्या होता है कि डेटा जो हमारा सीपीयू के अंदर करंटली प्रोसेस हो रहा है, उसे स्टोर करना, ठीक है? रजिस्टर जो होते हैं, उस डेटा को होल्ड करते हैं, इंस्ट्रक्शन के डेटा को, एड्रेस को या फिर इंटरमीडिएट रिजल्ट को, ठीक है? इन सबको कौन होल्ड करते हैं? रजिस्टर्स होल्ड करते हैं, ठीक है? और फिर आती है हमारी कैचे मेमोरी जो कि
इनसाइड और क्लोज टू द सीपीयू, ठीक है। इनसाइड भी हो सकती है, हाँ, कैचे मेमोरी मैंने आपको बताया क्लोज टू द सीपीयू, मेन आप क्लोज टू द सीपीयू रखोगे वो भी बहुत है, ठीक है। इनसाइड द सीपीयू कभी कभी हो सकता है, पर क्लोज टू द सीपीयू होगा, ठीक है। इनसाइड क्योंकि रजिस्टर होते हैं, ठीक है। स्पीड की बात करें तो काफी फास्ट होती है, पर रजिस्टर से थोड़ी कम होती है, ठीक है। इस साइज की बात करें तो केबी से एमबी तक आ सकता है, तो थोड़ा सा साइज स्मॉल होता है। और ये एक्ट एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। देखो, ये हो गई हमारी मेन मेमोरी, ठीक है। और ये हो गया हमारा सीपीयू, समझ लो ये हमारा क्या हो गया, सीपीयू हो गया। सीपीयू के अंदर क्या है, रजिस्टर है, ठीक है। अब रजिस्टर का इतना ज्यादा साइज नहीं है कि वो सारी चीजें रख ले अपने पास, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, ये बीच में कैशे मेमोरी एक आ जाता है, लाइक अ बफर, ठीक है। वो क्या करता है कि जो भी डेटा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, ज्यादा बार यूज हो रहा है, सीपीयू जैसे यूज कर रहा है, वो क्या करता है, मेन मेमोरी से लाकर अपने पास रख लेता है उसे, ठीक है। जिससे कि मेन मेमोरी को, मतलब कि ये जो सीपीयू है बार बार मेन मेमोरी से बातचीत ना करनी पड़ी, ज्यादा डिस्टेंस ना कवर करना पड़े, वो बस डायरेक्टली कैचे के पास आए और उससे वो डेटा ले ले, ठीक है। इतना सा काम होता है इसका। आगे जाके ना जब आप हार्ड हार्ड सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और फिर आते हैं हमारे क्या, कैचे मेमोरी के, ये कैचे मेमोरी समझ में आ गया ना। अब आता है हमारा मेन मेमोरी, जो कि होती है हमारी रैम, ठीक है। जो कि कौन होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी का बेसिकली क्या होता है, ये मदरबोर्ड के पास हो, मदरबोर्ड के अंदर होती है, ठीक है, मदरबोर्ड के पास होती है। और ये थोड़ी स्लो होती है कैचे मेमोरी से, पर जो हमारी स्टोरेज है, लाइक सेकेंडरी स्टोरेज है, उससे थोड़ी फास्ट होती है, उससे थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है। साइज जो होता है इसका थोड़ा लार्ज होता है, आपको पता होगा जीबी इसमें आने लग गई है, ठीक है। 4 जीबी, 4 जीबी, 8 जीबी, 16 जीबी तक है ना। और फिर हमारा पर्पस क्या है इसका, स्टोर डेटा इन इंस्ट्रक्शन दैट सीपीयू इज करंटली यूजिंग, ठीक है। मतलब कि मैंने आपको बताया था ना कि मेन मेमोरी के अंदर क्या होता है कि जो भी वॉलेटाइल डेटा होता है, ठीक है, जब तक आपकी पावर ऑन रहेगी तब तक डेटा उसके अंदर रहता है, जैसे ही आप पावर हटा देते हो तो आपका डेटा चले जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ये तो स्कूल में ही पढ़ा होगा आपने। फिर आता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज, लाइक हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क होती है हमारी, और हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी होती हैं, है ना। और लोकेशन की बात करें तो ये एक्सटर्नल होती है, ठीक है। ये मतलब सीपीयू या फिर मदरबोर्ड में नहीं होती, ये अलग से स्टोर होती है, ठीक है। आपने देखा होगा एसएसडी अलग आती है, ठीक है। स्पीड इसकी स्लोअर होती है रैम से, बट फास्टर होती है टर्चरी स्टोरेज से, ठीक है। अब देखो ये टर्चरी जो स्टोरेज है ना, वो हमारी तीसरे टाइप में आ जाती है स्टोरेज, लाइक आपके ऑप्टिकल टेप वगैरह भी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। आप मतलब कि सेकेंडरी में भी डाल सकते हो, टर्चरी में भी डाल सकते हो। मतलब कि क्या है ना कि मेमोरी का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और उसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो जाएगी जब आप आगे जाओगे, ठीक है। और फिर आता है इसका साइज, वो बहुत लार्ज होता है, लाइक जीबी टू टीबी तक। और इसका जो पर्पस होता है वो होता है हमारा स्टोर करना परमानेंटली डेटा, इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। इट होल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन एंड यूजर फाइल, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट लेवल, जो कि हमारा टर्चरी लेवल होगा। ऊपर करो, ऊपर करो। हाँ, ये रहा टर्चरी लेवल, ठीक है। तो ये जो है ना मैग्नेट, देखो मैंने आपको ऊपर बताया था अभी। हाँ, यहाँ पर जो है ना क्या करना प्लीज, एक बार ये जो डायग्राम है ये जीएफजी पे था, तो मैं यहाँ पर ना अब बीच में एक और लेवल बना सकते हो, जिसको आप सजेस्ट कर सकते हो सेकेंडरी मेमोरी की तरह, ठीक है। और इन सबको आप डाल देना टर्चरी के अंदर, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज मत होना मेरे हिसाब से यार, कंफ्यूज मत होना प्लीज, ठीक है। यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर हमारा रजिस्टर आपको पता है कैचे हो गया, ये हो गया आपका मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के पास क्या करना, बस यहाँ पर सेकेंडरी डाल देना और यहाँ पर हमारा टर्चरी डाल देना, ठीक है। ऊपर कर लेते हैं जल्दी से। टर्चरी मेमोरी क्या होती है बेसिकली, इसके अंदर मैग्नेटिक टेप्स आ जाते हैं, ऑप्टिकल डिस्क आ जाती है, या फिर क्लाउड स्टोरेज आ जाती है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन जो होती है वो एक्सटर्नल हो सकती है या फिर रिमोट हो सकती है। रिमोट का मतलब क्या है ना कि हम जब क्लाउड स्टोरेज यूज करते हैं हमें भी नहीं पता होता कि हमारा डेटा कहाँ पर स्टोर है, ठीक है। आपका कहीं और ही स्टोर होता है, लाइक आपने गूगल ड्राइव का यूज किया होगा, वो हमारा क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है। आपका डेटा स्टोर है, ठीक है। आप ऑन द ओवर द ग्लोबल कहीं पर भी आप एक्सेस कर सकते हो उसे थ्रू इंटरनेट, ठीक है। लेकिन आपको नहीं पता वो कहाँ पर स्टोर है, ठीक है। तो उसे कहते हैं रिमोट, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क होती है वो काफी बड़ी बड़ी मेमोरी होती है, और यूज करते हैं हम उन्हें फ्यूचर यूज के लिए, लाइक फ्यूचर जो डेटा हमें यूज करना है उसमें स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ये काफी स्लोएस्ट होती है, हायरार्की के अंदर सबसे स्लोएस्ट होती है। और ये बहुत लार्ज होती है, लाइक टीबी और पीबी के अंदर भी आती है, ठीक है। और इसका पर्पस क्या होता है, लाइक बैकअप्स के लिए, आर्काइव के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए इसका काम होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, डेफिनेशन और उसका डायग्राम काफी अच्छे से देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है, एक बात बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम को डायग्राम से समझते हैं पहले, सबसे पहले।
आप एक बात बताओ, जब भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा एक्सेस करते हो, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हो, क्या आप हार्डवेयर के पास जाते हो? ठीक है। क्या आप सच बताओ सीपीयू को जाकर बोलते हो कि भाई ये काम कर ले, या फिर सीपीयू पे कोई भी आप हार्डवेयर प्रोग्रामिंग करते हो? नहीं करते ना। आप क्या करते हो कि डायरेक्टली कोई भी बटन क्लिक करते हो और आपका काम हो जाता है, ठीक है? या फिर आप क्या करते हो कि आप उसको टच करते हो, ठीक है? ये जो हमारे आजकल जो हमारे मोबाइल के अंदर होता है, टच होता है ना, कि आप उसपे टच करते हो। एंड्रॉइड ही तो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर, या फिर अगर आप आईओएस वाले हो तो आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारे सब जगह आजकल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ना कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस बनता है, ठीक है। ये हमारा यूजर हो गया, ये हमारा हार्डवेयर हो गया, बीच में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या करता है, यूजर की लैंग्वेज को समझता है, उसे हार्डवेयर को समझाता है और हार्डवेयर से उस काम को करवाता है जिस जो कि यूजर चाहता है, ठीक है। समझ में आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अब देखो, यहाँ पर माइक तो नहीं बंद हुआ, हाँ, यहाँ पर हमारा यूज़र है, ठीक है? यहाँ पर हमारा हार्डवेयर है, ठीक है? हार्डवेयर में क्या-क्या आ गया? मेमोरी आ गई आपकी, आपके हार्डवेयर में क्या गया? सीपीयू आ गया, ठीक है? और आपके लाइक जो भी आपके एक्सटर्नल डिवाइसेज़ वगैरह हैं, वो सब आ गए, ठीक है? लाइक आपका ये माइक हो गया, या फिर कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या फिर आपकी प्रिंटर हो गया, कोई भी ये सब चीज़ें क्या आ गई? हार्डवेयर के अंदर आ गई, ठीक है? अब यूजर को क्या चाहिए कि हार्डवेयर से ही तो सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन यूजर के लिए कन्वीनियंस नहीं है कि वो हार्डवेयर से सारी चीजें करवा पाए, ठीक है। इसके लिए आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। इन सबको कर कर यूजर को काफी कन्वीनियंस प्रोवाइड कराता है, इजी टू यूज प्रोवाइड कराता है, जिससे कि यूजर अपने जो टास्क है, अपने जो ऑपरेशन है, उन्हें परफॉर्म कर पाता है, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, लाइक जीयूआई, सीएलआई। आप मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से या फिर कमांड लाइन इंटरफेस से जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको इतना समझ में आ गया इसके हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। अब हम इसके एक डेफिनेशन भी पढ़ते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं है, एक हमारा सॉफ्टवेयर है दैट एक्ट एज ए इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। इट मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन, ठीक है। सो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरमीडिएटरी पार्ट प्ले करता है, और हमारी जो एप्लीकेशन है उन्हें उनके लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, जिससे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो वहां रन हो पाए, ठीक है? यार ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? और ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल भी देख लो, लाइक लिनक्स हो गया, मैक हो गया, आईओएस हो गया, एंड्रॉइड हो गया, आपका विंडो हो गया, ठीक है? विंडो क्यों सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? क्योंकि ये काफ़ी कन्वीनियंस है, हर कोई इसे यूज़ कर सकता है, सारी चीज़ें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे बटन्स हैं, टच भी आ गए हैं, ठीक है? उन सब पर काम करता है। और अगर अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शंस, ठीक है? अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होता है पहला प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है? जो भी आप काम करते हो, ठीक है? जैसे कि आप अपना स्पॉटिफ़ाई खोल रहे हो, ठीक है? कंप्यूटर के अंदर, तो वो जो स्पॉटिफ़ाई है वो आपका क्या है, एक प्रोग्राम है, ठीक है? वो एक प्रोसेस है, कंप्यूटर के लिए वो क्या है, एक प्रोसेस है। उसे उसे क्या करना है, एग्ज़ीक्यूट कराना है, जो भी आप टास्क परफ़ॉर्म कराना चाहते हो वो परफ़ॉर्म कराने हैं, ठीक है? आप अपने ब्राउज़र को ओपन करते हो, उसके अंदर एक टैब ओपन करते हो ना, तो एक टैब भी क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है? प्रोग्राम है। अब देखो प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, यानी कि ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं कैसे एक साथ चलेंगे, कैसे एक के बाद एक चलेंगे, वो सब कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। मैनेज ऑल द रनिंग प्रोग्राम्स प्रोसेसेस ऑन द कंप्यूटर। और हाँ, ये काम कैसे करता है? उन्हें क्रिएट करता है, उन्हें शेड्यूल करता है कौन सा कब होगा, और उन्हें फिर टर्मिनेट भी करता है, ठीक है। एंश्योर ईच प्रोसेस गेट इनफ सीपीयू टाइम। अब हमारा जो हार्डवेयर है, लाइक सीपीयू जो है, वो हर एक प्रोसेस को देने की जरूरत है, बिना सीपीयू के तो कोई काम हो नहीं सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको शेड्यूल करता है, उसे मतलब इंश्योर करता है कि हर एक प्रोसेस को सीपीयू टाइम कुछ ना कुछ मिल पाए, जिससे कि वो प्रोसेस रन हो पाए, ठीक है। हैंडल मल्टीटास्किंग, ठीक है? लाइक आपके अगर एक साथ आप स्पॉटिफ़ाई पे गाने भी सुन रहे हो, गेम भी खेल रहे हो, और कोई अगर साइड में वीडियो देख रहे हो, तो वो भी देख रहे हो, ठीक है? तो आप इतने सारे टास्क जो है परफ़ॉर्म कर रहे हो एक साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट आपको दे, जिससे कि आपके मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो पाएँ, ठीक है? तो देखो पीछे ये जो सारे रिसोर्सेज़ हैं, जो आपके हार्डवेयर हैं, आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो सीपीयू है, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि उन सबको आपके जो ये प्रोसेसेस हैं, उन सबको एलोकेट कराए, ठीक है? समझ रहे हो? ये सारे उसी की वजह से हो रहे हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है?
और सेकंड आता है हमारा क्या, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। इतना आ गया आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। अब आता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। आपकी मेमोरी भी तो इतनी ज्यादा नहीं है कि आप भाई हर कोई सब कुछ काम कर लोगे। ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करेगा कि मेमोरी किसको कितनी देनी है ना, जिससे कि काफी अच्छे से यूटिलाइजेशन हो पाए मेमोरी का। सो मैनेज द कंप्यूटर्स मेमोरी, लाइक रैम को मैनेज करता है। allocate memory to the processes when they run, free up memory when processes are done, प्रिवेंट प्रोग्राम्स फॉर इंटरफेरिंग विथ ईच अदर मेमोरी, ठीक है। मतलब कि जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो उसे एक मेमोरी एलोकेट की जाएगी, जब भी कोई प्रोग्राम बंद होगा उससे वो मेमोरी वापस ली जाएगी, ठीक है। और ये भी इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी दो तीन प्रोसेसेस आपस में अपनी मेमोरी के लिए ना लड़े और इंटरफेयर ना करें, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा यार मैं आपको इजी एक्सप्लेनेशन क्या दूं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फाइल मैनेजमेंट। आपके सिस्टम के अंदर बहुत सारी फाइल होती हैं, ठीक है। अब उन फाइल की हायरार्की होती है कि ये फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल है, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को कौन मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये वाली जो कुछ फाइल्स है ना, वो सिर्फ मैं देखूं, ठीक है, वो स्टडी मटेरियल है, वो कोई और ना देखे, ठीक है। तो वो आप उस पर एक्सेस मैनेजमेंट कर सकते हो कि मतलब ये जो फाइल है वो सिर्फ मैं देख सकता हूँ, कोई और नहीं देख सकता, उस पर पासवर्ड वगैरह लगा सकते हो। तो वो भी आपका काम कौन करके देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करके देगा, ठीक है। अब देखो फाइल मैनेजमेंट, मैनेज फाइल्स फोल्डर्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस, लाइक आप फाइल मैनेजमेंट, हाँ, क्रिएट डिलीट एंड ऑर्गेनाइज फाइल। आपकी फाइल को अगर आप न्यू फोल्डर बनाते हो या फिर न्यू फाइल बनाते हो, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है। उसे डिलीट भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, उन्हें ऑर्गेनाइज भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, ठीक है। कीप ट्रैक्स ऑफ वेयर फाइल्स आर स्टोर, जहां जहां पर आपकी फाइल स्टोर है उनके ट्रैक रखेगा। मैनेज परमिशंस, कि कौन किस फाइल को एक्सेस कर सकता है, उन्हें मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। फिर आता है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट, लाइक आप एक्स्ट्रा कोई डिवाइस जोड़ रहे हो अपने सिस्टम के साथ, लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, तो उनका जो मैनेजमेंट है वो भी हमारा कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। क्या ये पढ़ लेना, ठीक है, डिटेल में। क्या यूजेस डिवाइसेस ड्राइवर, लाइक आपके जो हर एक डिवाइस होता है उसका एक ड्राइवर इंस्टॉल होता है, उस ड्राइवर से ही वो चलता है ना, जो आपका डिवाइस होता है। और उस डिवाइस को प्रोसेस को मैनेज मतलब लोकेट कराना, इंश्योर करना कि उसका फेयर शेयरिंग हो पाए, वो भी। और उसकी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को भी कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। फिर आता है एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग, लाइक आपके अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एरर आ जाता है तो ऐसा तो नहीं होता कि ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है, उसे हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लिखिए। लाइक आपने अपने जो सिस्टम के अंदर ना कोई, लाइक मैंने ओबीएस स्टूडियो खोला, ठीक है, लाइक एक ऐप का नाम है ओबीएस स्टूडियो, वो मैंने ओपन किया, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम में नहीं चल रहा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक एरर हो गया। तो उस एरर की वजह से क्या मेरा सिस्टम बंद हो जाएगा, नहीं होगा। क्या हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसे डिटेक्ट करेगा कि भाई यहाँ पर एरर आ रहा है, ये यहाँ पर रन नहीं हो सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि मुझे एक मैसेज शो कराएगा कि ओवीएस स्टूडियो नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। मुझे पता चल जाएगा कि ये नहीं चल रहा, क्लोज दिस प्रोग्राम, मैं उसे बंद कर दूंगा, ठीक है। क्या मेरे सिस्टम पे कोई उससे दिक्कत आई, नहीं आई। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने बहुत अच्छे से उस एरर को डिटेक्ट किया, हैंडल किया, ठीक है, और मैनेज किया, समझ गए। सो एरर डिटेक्शन और हैंडल भी करता है वो, ठीक है। फिर आता है हमारा रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, मतलब कि जो आपके मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, इन सबको अच्छे से एलोकेट करना। और उनका ऐसा ना हो कि मतलब एक ही प्रोग्राम सारे के सारे रिसोर्सेज को ले ले, ठीक है। उसका अच्छे से फेयर यूज भी होना, ठीक है, मतलब कि हर एक बंदे को हर एक प्रोसेस को अच्छे से रिसोर्सेज मिले। ऐसा ना हो कि एक ही प्रोसेस सारे के सारे रिसोर्सेज ले ले और सारे जो प्रोसेस हैं वो बंद पड़े रहें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब देखो बिना यूजर इंटरफेस के क्या कोई चीज हो सकती है। देखो एक बात बताओ कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके अंदर, ठीक है, आपके सिस्टम के अंदर सारी चीजें हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है, पर क्या आप उससे कनेक्ट कर पाओगे बिना यूजर इंटरफेस के, नहीं कर पाओगे, ठीक है। यूजर इंटरफेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस और एक होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। आपके विंडो के अंदर ना शेल होगी एक, ठीक है, शेल होती है, आप समझ सकते हो, जैसे कि एक आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना, उस पे आप जाकर कोई कमांड लिखते हो, ठीक है। तो वो क्या करती है, उस कमांड के थ्रू चलता है, ठीक है। एक आपका वो काम होता है, और एक आपका क्या होता है, आप डबल क्लिक करते हो और आपका जो ऐप होता है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। वो होता है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। मतलब कि आइकन्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, उनसे आप इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। तो लिनक्स जो है वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कमांड लाइन इंटरफेस का, ठीक है। और जो हमारा विंडो है वो बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, ठीक है, इतना समझ लो। लिनक्स अगर किसी ने यूज किया तो उन्हें पता होगा कि वो पूरा का पूरा कमांड लाइन पर बेस्ड होता है। लेकिन लिनक्स के अंदर अब भी जो अपडेटेड वर्जन आ रहे हैं, लाइक उबंटू, मिंट, ये सब क्या है, हमारे पूरे के पूरे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे, ठीक है। लेकिन जो लिनक्स जो स्टार्ट में था, यूनिक्स था हमारा, काली, ये थोड़े से CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर है, ठीक है।
यार मैंने बहुत डिटेल में एग्जांपल आपको मतलब समझा दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा सकता, ठीक है? और इतना अगर आपने मेरी बातें सुन भी ली है ना, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यार लिख कर आ जाओगे, ठीक है? आराम से। सो ये मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बैकबोन होता है कंप्यूटर सिस्टम का और मैनेज करता है हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को और यूज़र इंटरैक्शन को भी, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया। 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, 11 में से 3 क्वेश्चन हो गए, हमने 1/3 कंप्लीट कर लिया है। अब आता है हमारा क्या 4th क्वेश्चन जो कि हमारा असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लोडर एंड लिंकर, ठीक है? ये देखो ये जो है ना यार ये आपसे 3 कोई भी 3 उठाएगा, एक क्वेश्चन के अंदर डालेगा और आपसे पूछ लेगा, ठीक है? और ये जो लोडर और लिंकर है ना इनके बीच में डिफरेंस बहुत पूछा जाता है, ठीक है? मैंने लास्ट में आपको सब कुछ प्रोवाइड किया है, चिंता मत करो, बहुत अच्छे से समझाऊँगा चीज़ें, ठीक है? इसके बाहर बहुत ही मुश्किल है कि कोई क्वेश्चन आए, नहीं आएगा, ठीक है? इसके बाहर आपने मतलब ये वीडियो देख ली ना तो आपकी यूनिट 1 बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी, ठीक है? सो पहला होता है हमारा असेंबली, ठीक है? असेंबलर एक हमारा ट्रांसलेटर आप समझ सकते हो। ये जो है ना हमारे असेंबलर, कंपाइलर और ये इंटरप्रेटर ये हमारे ट्रांसलेटर हैं, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ कैसे ट्रांसलेटर हैं। असेंबलर के अंदर क्या होता है कि एक हमारा यहाँ पर मैं बनाता हूँ, आपको ऐसे बना के लाना है पेपर के अंदर। असेंबलर है हमारा ये, इसके अंदर क्या होता है ना कि अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू अ मशीन कोड, ठीक है? कि मतलब इसके अंदर क्या होता है ना कि आप एक असेंबली असेंबली लैंग्वेज जो एक होती है, इतना याद रखो, असेंबली कोड होता है, ठीक है? एक असेंबली कोड होता है मतलब ये जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, वो असेंबलर के अंदर जाता है और असेंबलर क्या करता है, इस कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर, ठीक है? ये क्या करता है, उसे मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? बस इतना सा याद रखो, आपका असेंबलर हो गया, ठीक है? हाउ इट वर्क, टेक assembly code as an input, translate each assembly instruction into the corresponding machine code, ठीक है? अब assembly language कुछ ऐसे होती है move AX5, है ना? और इसको क्या करता है वो कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड के अंदर, ठीक है? लाइक 01 के अंदर कन्वर्ट कर देता है, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसको कौन समझता है, मशीन समझती है, ठीक है? नेक्स्ट पे मूव करते हैं। असेंबलर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत ईज़ी था ना? अब आता है हमारा कंपाइलर, ठीक है? कंपाइलर अभी जब आप सी पढ़ोगे ना, तो आपको एक इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम के अंदर, मिंजी-डब्ल्यू एक कंपाइलर होता है, ठीक है? मिंजी-डब्ल्यू जैसे कंपाइलर क्या होता है ना कि आपकी ये ना आप जो लैंग्वेज लिखते हो लाइक सी हो गया, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गई, ये सब क्या है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है? क्या एक बात बताओ, क्या सी, जावा ये कंप्यूटर समझता है? नहीं समझता। कंप्यूटर तो भाई बाइनरी समझता है, ठीक है? तो यहाँ पर लगता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर या फिर लो लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है? अब देखो, अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज कोड लाइक सी प्लस प्लस, जावा इनके कोड को मशीन कोड के अंदर या फिर इंटरमीडिएट कोड के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है? ये काम कैसे करता है, टेक द एंटायर सोर्स कोड एज अ इनपुट, लाइक आपने पूरा का पूरा एक प्रोग्राम दे दिया सम करने का, फिर वो क्या करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर और उनके अंदर से एरर को डिटेक्ट करेगा और एरर को डिटेक्ट करने के बाद पूरे के पूरे कोड को क्या कर देगा, कंपाइल कर देगा, ठीक है? मतलब कि ई एक्स डॉट ई एक फाइल बनती है जब भी आप अपने कोड को कंपाइल करते हो ना, मतलब रन करने से पहले ना आप अपने कोड को कंपाइल करते हो, ठीक है? तो जब कंपाइल होता है ना तो आपकी जो भी आपकी फाइल का नाम है उसी नाम से डॉट ई फाइल बनती है जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है? जिससे कि हमारा जो सिस्टम है वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है? अ सी प्रोग्राम इज कंपाइल्ड इनटू अ एग्जीक्यूटेबल फाइल दैट कैन रन डायरेक्टली ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है? तो यार कंपाइलर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका एक एग्जांपल दे सकते हो आप, मिंजी डब्ल्यू, ठीक है? अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं इंटरप्रेटर, ठीक है? तो ये जो कंपाइलर होता है ना, वो क्या करता है कि पूरे के पूरे सोर्स कोड को लाइक आपने पूरा एक सोर्स कोड लिखा, उस पूरे को उठाएगा और पूरे को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? यहाँ पर कुछ नहीं लिखा वो कैसे कर रहा है, ऊपर से नीचे कर रहा है, नीचे से ऊपर कर रहा है, कुछ नहीं, ठीक है? वो पूरे के पूरे सोर्स कोड को क्या करेगा, कंपाइल कर देगा और आपको दे देगा, ठीक है? वो एरर भी सारे के सारे फाइंड करके देगा आपको। ऐसा नहीं कि कोई पहला एरर आ गया, ठीक है? जैसे कि आपका एक सोर्स कोड है, ठीक है? एक आपका पूरा ये सोर्स कोड है, वो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है? तो कंपाइलर क्या करेगा कि पूरे के पूरे सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? और अगर वो एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर कब कन्वर्ट नहीं करेगा, जब इस सोर्स कोड के अंदर क्या होंगे, एरर होंगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर एक एरर है, यहाँ पर एक एरर है, एक यहाँ पर एरर है, ठीक है? तो ये क्या करेगा, कंपाइलर इन तीनों एरर को आपको प्रोवाइड कराएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहला एरर उसे मिल गया तो वहीं रुक जाएगा। वो सारे एरर आपको फाइंड करके देगा और आप
देख लोगे कि फिर उन्हें एरर को सॉल्व करोगे, फिर वो उसे वापस से एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूटेबल फाइल को बनाएगा, ठीक है। जब तक आप एरर सॉल्व नहीं करोगे वो आपको बना के नहीं देगा एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। ये होता है कंपाइलर का काम। ये क्या कर रहा है, एक साथ कर रहा है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है ना, कि पूरे के पूरे सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है, ठीक है। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ये हमारी पाइथन और हमारी जो जावा स्क्रिप्ट है वो हमारी इंटरप्रेटर पे काम करती है, ठीक है। A program that execute high level language line by line without converting it into machine code first, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम है डायरेक्टली मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब कि पूरे के पूरे सोर्स कोड को उठा के कन्वर्ट नहीं करेगा। वो पहली लाइन पे जाएगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, उसे देखेगा कोई एरर तो नहीं है, फिर सेकंड लाइन पे जाएगा, फिर थर्ड लाइन पे जाएगा, ऐसे लाइन बाय लाइन चलेगा, ठीक है। हाउ इट वर्क, रीड वन लाइन ऑफ द कोड, ट्रांसलेट इट, एग्जीक्यूट इट इमीडिएटली, ठीक है। मतलब कि पहली लाइन को गया, उसे उसने रीड किया, उसे उसने ट्रांसलेट किया, उसे उसने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। फिर दूसरी लाइन पे गया, उसे उसने रीड किया, उसे उसने ट्रांसलेट किया, उसे उसने एग्जीक्यूट किया, ऐसे काम करेगा, ठीक है। जैसे कंपाइलर क्या कर रहा था, पूरे के पूरे को एक साथ कर रहा था, जो एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन कर रहा है। इतना सा ही काम होता है, ठीक है। और अगर हाँ, यहाँ पर इसमें अगर इसको पहली लाइन में ही एरर मिल जाता है, तो ये वहीं पर रुक जाएगा, आपको एरर शो करा देगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। Python and JavaScript use interpreter when you run a Python script, the interpreter execute it line by line, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंटरप्रेटर हो गया, अब आता है लोडर, ठीक है। ये तीनों तो क्या थे, हमारे ट्रांसलेटर थे, ठीक है। पर जब भी है ना हमारा कोई कोड है ना, जैसे कि आपने डबल क्लिक किया, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल बहुत अच्छा, कि आप ना क्या करते हो कि डबल क्लिक करते हो अगर किसी प्रोग्राम आइकन पे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लिया था, अब मैं इजी सा एग्जांपल लेता हूँ, लाइक आपका आपने ना एक मतलब डाउनलोड किया हुआ है कोई भी, लाइक कैमरा है, ठीक है, आपके फोन में एक कैमरा है, ठीक है। तो वो जो कैमरा है, आप उस पे जब डबल क्लिक करते हो ना, तो क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। जैसे ही वो ओपन होता है ना, तो ओपन करने से पहले क्या होता है, ये जो जो प्रोग्राम है, कैमरे का जो प्रोग्राम है उससे पीछे, क्या आइकन थोड़ी ना वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके पीछे एक प्रोग्राम है, ठीक है। जब आप उसे क्लिक करते हो, वो जो प्रोग्राम होता है ना, वो प्रोग्राम जाता है रैम के पास, ठीक है। रैम के पास जाता है, यानी कि रैम के अंदर लोड होता है, ठीक है। तो ये जो लोडर होता है, ये क्या करता है, इस प्रोग्राम को रैम के अंदर लोड करता है, ठीक है। जब भी मैंने आपको क्या बताया था कि रैम के अंदर जो प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो ये जो कैमरे का प्रोग्राम है वो जाएगा रैम के पास, तो रैम के पास कैसे जाएगा, लोडर ले जाएगा उसे, ठीक है। तो लोडर क्या करेगा, उसको लोड करेगा रैम के ऊपर, ठीक है। समझ में आ गया यार, समझ में आ गया, ठीक है। रीड द लोडर का क्या क्या होता है, अ प्रोग्राम दैट लोड द एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मेमोरी सो इट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू, ठीक है, जिससे कि सीपीयू से एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। ये क्या करता है, लोडर क्या करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल को रीड करता है और उसे फ्रॉम द स्टोरेज, ठीक है, एलोकेट मेमोरी फॉर द प्रोग्राम, सेट अप द प्रोग्राम इनटू द मेमोरी एंड स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है। सीधी बात लिखी हुई है, लाइक आपका कोई कैमरा है, वो एग्जीक्यूटेबल कोड है, ठीक है, वो कहाँ पर सेव होगा, आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसे लेके जाएगा मेन मेमोरी के पास, ठीक है। बस इतना सा काम होता है उसका, और फिर जो सीपीयू होगा उसे एग्जीक्यूट करेगा। लोडर का काम समझ में आ गया ना। अब होता है हमारा लिंकर। लिंकर से आपको क्या समझ में आता है, कुछ चीज लिंक कर रहा होगा, ठीक है। जब भी आप कोई अपना कोड जो है ना रन कराते हो, ठीक है, जैसे कि आपका जो कोड होता है ना, उसके अंदर काफी सारी हेडर फाइल्स होती हैं, काफी सारी लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपको कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढना है, ठीक है, जैसे कि ये आपका स्क्वायर रूट 2 होता है ना, वैसे ये स्क्वायर रूट ढूंढने के लिए ना आपके पास एक लाइब्रेरी होती है मैथ, ठीक है। उसके अंदर एक फंक्शन होता है SQRT, और आप उसके अंदर अगर 2 डालते हो ना, उसका स्क्वायर स्क्वायर रूट आपको मिल जाता है, ठीक है। सो क्या होता है ना, ये जो SQRT है वो एक लाइब्रेरी के अंदर है, ठीक है। तो वो लाइब्रेरी को क्या करते हो, आप अपने प्रोग्राम के साथ अटैच कर लेते हो मैथ को, ठीक है। लाइक आप इंक्लूड करके अपने क्या करते हो, मैथ डॉट एच को अपने प्रोग्राम के अंदर अटैच कर लेते हो, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत ऊपर से समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको कुछ भी लैंग्वेज वगैरह आती नहीं है, मैं ऐसे समझ रहा हूँ, ठीक है। सो क्या हो रहा है ना, कि आपने इस फंक्शन को रन कराने के लिए आपने क्या किया है, इस लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम के साथ अटैच कर लिया है, ठीक है। लाइक समझ लो एक फाइल है, ठीक है, उसको आपने अपने प्रोग्राम के साथ अटैच कर लिया है, ठीक है। सो जब हमारा ये जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट होने जाएगा, उससे पहले क्या होता है ना, एक स्टेप आता है हमारा लिंकर का, ठीक है। लिंकर क्या करता है ना, इस वाली फाइल को आपके कोड के साथ लिंक करेगा, ठीक है। जब ही तो ये वाली फाइल के अंदर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है आपके लिए काम कर पाएगा, ठीक है। तो लिंकर क्या करता है, इस वाली फाइल को, आपकी फाइल को क्या करता है, लिंक कर देता है, ठीक है। लिंक कर देता है, ठीक है, जितनी भी आपकी ये जो फाइल्स वगैरह होती है उन्हें लिंक कर देता है, ठीक है। और एक फाइल बनाता है जो कि एग्जीक्यूट होगी, ठीक है।
program that combine multiple object files generated by compiler or assembler into a single executable file, ठीक है। सो लिंकर का क्या काम है कि जो आपकी जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी आपने उसके अंदर अटैच किया, उन सबको क्या करेगा, लिंक करेगा और एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा, ठीक है। हाउ इट वर्क, रिजॉल्व रेफरेंस बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स, मतलब कि जितने भी आपके रेफरेंस रेफरेंस आपने किए ना, उन सबको रिजॉल्व कर देगा, उन सबको एक साथ लिंक कर देगा, ठीक है। लिंक लाइब्रेरी फंक्शंस लाइक printf in C to the program, produce a final executable file, ठीक है, और आपको एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल देगा। इफ यू राइट अ सी प्रोग्राम डेट यूजेज अ मैथ, मैंने यही एग्जांपल दिया अभी आपको, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अगर इन तीनों के बीच में कोई डिफरेंस पूछता है तो आप ये लिख कर आओगे, ठीक है। सो देखो, ये डिफरेंस मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। ये हमारा असेंबलर है जो कि असेंबली लैंग्वेज कोड को एज अ इनपुट लेता है, और ये हाई लेवल लैंग्वेज को इनपुट लेता है, और ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को इनपुट करता है, ठीक है। ये क्या आउटपुट में देता है, मशीन कोड आउटपुट में देता है, ये हमारा मशीन कोड आउटपुट में देता है। और यहाँ पर कोई भी आउटपुट डायरेक्टली नहीं होता, वो लाइन बाय लाइन आउटपुट देता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन इसका देखें तो ये कन्वर्ट करता है एंटायर कोड को एक एक साथ में, ये भी एक साथ में करता है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है। एरर डिटेक्शन की बात करें तो आफ्टर असेंबली, ठीक है, मतलब कि असेंबली लैंग्वेज के बाद वो मतलब करेगा, ठीक है, एरर फाइंड करेगा। और ये भी कंपाइलेशन के बाद एरर को फाइंड करेगा, ठीक है। और ये जब एरर फाइंड करेगा जब आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ठीक है। स्पीड ये फास्ट है, ये भी फास्ट है, लेकिन ये स्लो है क्योंकि ये लाइन बाय लाइन चल रहा है, ठीक है। यूज केस की बात करें तो लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, लाइक आपके सिस्टम विस्टम की प्रोग्रामिंग हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हो, है ना, या फिर हार्डवेयर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो यूज होगा, ठीक है। ये हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है, लाइक सी में ही यूज होता है ये। और आपका ये जो इंटरप्रेटर होता है ज्यादातर स्क्रिप्टिंग वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक है, स्क्रिप्टिंग जो लैंग्वेज होती है लाइक जावास्क्रिप्ट, उसके अंदर यूज होता है। सो ये समझ में आ गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन लिंकर एंड लोडर, ठीक है। ये तो आपको समझ में यार आ जाना चाहिए अब तक। लिंकर और लोडर होते क्या है, लोडर क्या होता है, लोड करता है उसे, ठीक है, मतलब कि लोड एग्जीक्यूटेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू द मेमोरी, ठीक है। और ये क्या करता है, कंबाइन करता है ऑब्जेक्ट फाइल को इनटू द एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। ये इसके अंदर इनपुट क्या होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरीज वगैरह होती है जिन्हें वो लिंक कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर आउटपुट में क्या आता है, प्रोग्राम आता है जो कि मेमोरी के अंदर जाता है, इसके अंदर एक फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल आती है, ठीक है। इसका ये कब यूज करते हो आप, ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और इसका यूज करते हो जब आप कंपाइलेशन कर रहे हो तो, ठीक है, मतलब जब आप कंपाइलेशन करते हो ना, उसके अंदर एक स्टेप आता है लिंकर का, ठीक है। सो इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फोर्थ मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि हमारा एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम क्या होता है, पहले मैं आपको ना प्रोग्रामिंग बताता हूँ, प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होती है ना, जब भी आपको कोई काम कराना है अपने कंप्यूटर के साथ, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसे क्या बोलोगे, कंप्यूटर भाई ये काम कर, इस वाले को जो मैं आपको सम दे रहा हूँ ना उसे सॉल्व कर दो, ठीक है। तो क्या वो ऐसे समझेगा, नहीं समझेगा, ठीक है। तो आपका जो कंप्यूटर होता है ना, वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज को, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज को। बाइनरी लैंग्वेज क्या आपको समझ में आती है, नहीं आती। इसका एक रास्ता है प्रोग्रामिंग, ठीक है। आप क्या करोगे, हाई लेवल लैंग्वेज में लाइक सी में, सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम लिखोगे, उसे आपका जो कंपाइलेशन वगैरह होगा, उससे वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट होगा, जिससे कि वो कंप्यूटर उसे समझ पाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको अगर चाय बनानी है तो एक रेसिपी होती है चाय बनाने की, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको कोई काम कराना है कंप्यूटर के साथ तो उसकी एक रेसिपी होती है, उसका एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। अ, अभी समझेंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना इतना। तो ये जो रेसिपी है ना, रेसिपी आप प्रोग्राम में लिखते हो, ठीक है। प्रोग्राम लिखने से पहले ना उसका एक एल्गोरिथम होता है, ठीक है। एल्गोरिथम में आप बताते हो रेसिपी या फिर प्रोग्राम की वो कैसे काम करेगा, उसका जो लॉजिक होता है वो एल्गोरिथम के अंदर होता है, ठीक है। इतना आप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं एल्गोरिथम होता क्या है। एल्गोरिथम कुछ नहीं है, बहुत ईज़ी सा काम है। आप ना मतलब कि जब आप अभी आगे पढ़ोगे 3rd ईयर, 4th ईयर में तो आपको बहुत काम आएँगी ये सब सारी चीज़ें। देखो ये सारे जो पीवाईक्यूज़ हैं आए हुए हैं पिछले साल, और ये आपका सिलेबस के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है? ये 2 देखो पीवाईक्यूज़ आए हुए हैं, बहुत अच्छे से कवर करेंगे इनको, ठीक है? ये जो जितने भी ये जो एग्ज़ाम्पल भी पूछे गए हैं ना इनको समझाने के लिए वो भी मैं आपको करके दिखाऊँगा, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं एल्गोरिथम होता क्या है। कुछ नहीं है, एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और अ सेट ऑफ रूल्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और परफॉर्म अ टास्क, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई भी काम करना है, ठीक है, लाइक आपको ना 2 नंबर का सम भी करना है, ठीक है, तो आप उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिख सकते हो। देखो आप एक बात बताओ, आपको 2 नंबर का सॉल्व सॉल्व करना है कोई सम, ठीक है, लाइक आपके पास आप क्या करोगे, सबसे पहले इनपुट लोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, इनपुट लोगे ए और बी,
मतलब कि पहले आप यूज़र से पूछोगे कि दोनों नंबर है क्या जिसको हमें सम करना है, ठीक है? अब अगर आपको ये दोनों नंबर मिल गए तो आप क्या करोगे? C इक्वल टू A प्लस B, ठीक है? तो ये क्या हो गया? नंबर प्लस हो गए। अब आप क्या करोगे? आप इसको सीधा आउटपुट में दे दोगे यूज़र को कि भाई तेरा सम हो गया। आउटपुट में क्या दोगे? C दोगे, ठीक है? तो ये क्या हो गया? एक आपका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हो गया, ठीक है? अब ये जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, ये बिल्कुल भी नहीं मैटर करता कि भाई ये मतलब ये किसी भी लैंग्वेज में मैटर नहीं करता। ये आपको बस एक नेचुरल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए और आपके बारे में भाई इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, ठीक है? ये बहुत लोग पूछते हैं कि भैया एल्गोरिथम मैं इसको लिखूँ, यही ज़रूरी है। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? लॉजिक आपका सेम होना चाहिए। आप एल्गोरिथम कितने भी आप उसके अंदर स्टेप ऐड कर सकते हो। लाइक यही वाला जो एल्गोरिथम है ना, इसके अंदर आप क्या करो, एक स्टार्टिंग में स्टार्ट ऐड कर दो, ठीक है? स्टार्ट ऐड हो गया। इनपुट में आप क्या करो, ए को ले लिया आपने, है ना? फिर आप इनपुट में क्या करो, आप बी को ले लो, ठीक है? फिर आप क्या करो, आप एक ना डिक्लेयर करो, डिफाइन करो वेरिएबल, ठीक है? सी, ठीक है? आपने डिफाइन किया वेरिएबल सी। अब आप क्या करो, सी इक्वल टू ए प्लस बी करो, ठीक है? फिर आप आउटपुट में सी दो, ठीक है? तो इतना बड़ा भी आपका एल्गोरिथम हो सकता है और जो मैंने पहले 3 लाइन में लिखा था वो भी आपका एल्गोरिथम हो सकता है, ठीक है? सो एल्गोरिथम कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर which is written in any natural language, ठीक है? That solve any problem or task, ठीक है? It is like a recipe that tells you exactly what to do टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है? कि मतलब अगर आपको प्लस करना है तो आपको करना क्या है, ठीक है? एल्गोरिथम आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स एंड एवरीडे लाइफ, ठीक है? आप एक मतलब किसी बंदे को अगर आपकी कोई रेसिपी समझा रहे हो तो आप उसे लिख कर देखते हो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? जिसको नहीं आती, ठीक है? और ऐसे ही मैथमेटिक्स में होता है कि अगर आपके पास कोई थ्योरम होती है, ठीक है? तो वो भी तो एक एल्गोरिथम ही है, ठीक है? या फिर आपका स्टेप बाय स्टेप किसी का भी प्रोसीजर होता है वो एल्गोरिथम होती है, ठीक है? अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि आप जो एल्गोरिथम लिख रहे हो वो किस तरीके से होनी चाहिए, उसके अंदर कौन-कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी ही चाहिए, ठीक है? पहली होती है हमारी इनपुट, ठीक है? मतलब कि उसके अंदर कोई ना कोई इनपुट होना चाहिए। एल्गोरिथम टेक्स 0 और मोर इनपुट, ठीक है? 0 या फिर 0 से ज़्यादा इनपुट वो लेने चाहिए, ठीक है? आउटपुट की बात करें तो एट लीस्ट 1 आउटपुट तो होना ही चाहिए आपके एल्गोरिथम का। ऐसा ना हो कि वो कुछ काम ही नहीं कर रही। अगर कुछ आउटपुट ही नहीं होगा तो कुछ काम ही नहीं कर रही, है ना? ऑब्वियस सी बात। डे अ, डे डेफिनेटनेस यानी कि मतलब आपकी जो स्टेप होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए और अनएम्बिगियस होनी चाहिए। अनएम्बिगियस का क्या मतलब है कि वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। सेम टू सेम स्टेप आप रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है? फाइनाइटनेस होनी चाहिए उसके अंदर, मतलब कि वो कभी ना कभी तो जाके टर्मिनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्फिनाइट लूप के अंदर फँस जाए वो, ठीक है? इफेक्टिवनेस होनी चाहिए इसके अंदर, मतलब कि हर एक स्टेप जो होना चाहिए बहुत सिंपल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डुएबल होना चाहिए, मतलब कि कंप्यूटर उसे कर पाए। ऐसा ना हो कि आप डिवाइड बाय जीरो कर दो तो वो इन्फिनाइट लूप के अंदर फंस जाएगा, वो डुएबल नहीं है, ठीक है? करेक्टनेस होनी चाहिए, मतलब कि आपका जो आउटपुट है वो हर एक इनपुट के लिए वैलिड आना चाहिए, ठीक है? हर एक वैलिड इनपुट के लिए करेक्ट आना चाहिए, ठीक है? सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यार बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। इसके लिए मैंने आपको बताई हैं और एल्गोरिथम की डेफिनेशन पढ़ लो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो। अब हम देखेंगे कि एल्गोरिथम एग्जाम्पल, ठीक है? एल्गोरिथम का देखो ये वाला एग्जाम्पल हमारा पेपर के अंदर पूछा गया था। 7 नंबर में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन करो एल्गोरिथम को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ और एक आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलेंगे, इसे बताओ, ठीक है? सो अभी ना आप ना 1-2 एल्गोरिथम लिखो, ठीक है? जैसे कि आप 2 नंबर को प्लस करने का एल्गोरिथम लिखो, 2 नंबर को माइनस करने का एल्गोरिथम लिखो, 2 नंबर में से कौन-सा नंबर बड़ा है उसका फाइंड करने का एल्गोरिथम लिखो, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने का एल्गोरिथम लिखो। तो क्या होगा कि आपको एल्गोरिथम लिखने आ जाएँगे, ठीक है? और फिर उससे थोड़ा-सा बड़े पे जाते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है कि हमारे पास 3 नंबर है ए, बी, सी और हमें पता करना है इन तीनों नंबर में से कौन-सा नंबर सबसे बड़ा है। मतलब कि 2 और नंबर जो हैं उनसे बड़ा है, ठीक है? तो देखो हमारे पास हम एग्जांपल पहले मैं आपको एल्गोरिथम करके बताता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँगा, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हम हमेशा क्या करेंगे एल्गोरिथम के अंदर 2 चीज़ें याद रखो, स्टार्टिंग में स्टार्ट लिखना और लास्ट में स्टॉप लिखना, ठीक है? 2 चीज़ें हमेशा लिखना। फिर स्टार्ट के बाद क्या करना है आपको, इनपुट लेना है, ठीक है? इनपुट लिया हमने, ए को इनपुट लिया, बी को इनपुट लिया, सी को इनपुट लिया, ठीक है? जैसे कि हमें ए को इनपुट में मिला 2, बी के इनपुट में मिला हमें 4 और 5 के इनपुट में सी के इनपुट में हमें मिला क्या, 5, ठीक है? तो आप देख सकते हो हमारे पास 3 इनपुट आ चुके हैं। अब हम बिल्कुल बेवकूफ है, ठीक है? हमारा जो कंप्यूटर है ना बिल्कुल बेवकूफ है, डम्ब मशीन है, ठीक है? उसे नहीं पता, अब इनपुट उसे मिल गए फिर भी नहीं पता उसे कैसे। पर जब तक हम इस पे लॉजिक नहीं लगाएँगे ना, जब तक हम उसे बताएँगे नहीं कि करना क्या है तो उसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएँगे, इफ, ठीक है? इफ दिमाग में रखो कि इफ अगर ऐसा हो
जैसे कि अगर हमारा जो ए है वो बी से बड़ा हो जाए, ठीक है? अगर जो हमारा ए है अगर बी से बड़ा हो जाए एंड ए जो है हमारा सी से भी बड़ा हो जाए, ठीक है? अब एंड का मतलब क्या है कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो। अगर और होता यहाँ पर तो क्या होता कि ये वाली कंडीशन या तो ट्रू हो जाए या तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है एंड है। इसका मतलब क्या है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ए हमारा बी से भी बड़ा होना चाहिए, ए हमारा सी से भी बड़ा होना चाहिए। तो अगर ए हमारा बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है तो क्या होगा? ए हमारा ग्रेटेस्ट होगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या हमारा जो 2 है वो 4 से बड़ा है? नहीं है। ठीक है, क्या हमारा जो 2 है वो 5 से बड़ा है? नहीं है। तो ये क्या हो गया? कंडीशन फेल हो गई, ठीक है? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इफ ऐसा होता है तो आउटपुट में दे दो ए इज ग्रेटेस्ट, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो क्या करो? एल्स पे पहुंच जाओ, ठीक है? सीधी सी बात है, एल्स पे पहुंच जाओ। एल्स में क्या है कि एल्स इफ यहाँ पर भी एक कंडीशन है। अगर ऐसा हो, देखो ए वाले को तो हमने चेक कर लिया, ए वाला नहीं है, ठीक है, ग्रेटेस्ट। अब हम चेक कर रहे हैं बी को कि अगर हमारा जो बी है वो ए से भी बड़ा हो जाए और जो हमारा बी है वो सी से भी बड़ा हो जाए, ठीक है? ए को तो चेक कर लिया था हमने, अब बी को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो बी है यानी कि जो हमारा 4 है, क्या ए से बड़ा है? हाँ यार, ये तो ए से तो बड़ा है, ठीक है? ये तो कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। बी हमारा सी से भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है? कि क्या हमारा जो 4 है वो 5 से बड़ा है? नहीं यार, ये तो कंडीशन फेल हो गई। तो क्या है कि हमारी ये वाली कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन ये वाली कंडीशन फेल हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर 0 आया, मतलब कि फॉल्स आया, ठीक है? तो हमारा जो ये वाला है ना, बी इज ग्रेटर, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो हमारी दूसरी कंडीशन भी नहीं चली। अब हम पहुंच गए तीसरी पे, एल्स। यहाँ पर हमारे दो हो गए। अब हमारा एल्स अगर ये दोनों में से कुछ भी ना हो तो सीधी सी बात है सी बड़ा होगा सबसे, हमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो सी तो बड़ा होगा ही। तो हमने क्या कर दिया? सी एज अ ग्रेटेस्ट। और हम सबको पता है बी हमारा क्या है, सी हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट है। 5 हमारा सबसे बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है। तो देखो इतना इजीली एल्गोरिथम आपको समझ में आ गया, ठीक है? समझ में आ गया ना? एक बार क्या करना प्लीज यार, इसको लिखना, है ना? देख कर और फिर इसे लिखना बिना देखे, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें बोला था कि कैलकुलेट करो सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर, ठीक है? बहुत लोगों को समझ नहीं आता, पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास कोई डिजिट है, कोई हमारे पास नंबर है कि 223, ठीक है? हमारे पास 223 एक नंबर है, ठीक है? 223। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि 223 को है ना प्लस करना है। कैसे प्लस करना है? 2 + 2 + 3, ठीक है? ऐसे प्लस करके हमें बताना है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आएगा? 7 आएगा, ठीक है? हमें पता है, लेकिन कंप्यूटर भाई डम है, ठीक है? उसे नहीं पता। तो क्या होगा कि सबसे पहले क्या करना है? आपको स्टार्ट लिखना है, यहाँ पर भी स्टार्ट लिखना है, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा-सा ये जो कॉन्सेप्ट ये वाला जो होता है ना एल्गोरिथम, थोड़ा-सा हार्ड होता है। मैं आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज़ यार फोकस रखना बस, ठीक है? सबसे पहले क्या करेंगे? हमें उस नंबर को तो लेना पड़ेगा ना, इनपुट लेना पड़ेगा। तो हमने n को एज़ अ इनपुट ले लिया। n इक्वल टू हमने लिया 2, 2, 3, ठीक है? इतना ध्यान रखो। फिर हमने क्या किया? एक इनिशियलाइज़ किया वेरिएबल, ठीक है? वेरिएबल कुछ नहीं होता, एक कंटेनर होता है। मम्मी हमारी जो होती है किचन के अंदर दाल का एक कंटेनर होता है ना, जिसके अंदर दाल दाल स्टोर होती है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है? इंटीजर का यानी कि एक इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, उसका एक कंटेनर होता है, ठीक है? एक डब्बा होता है जिसके अंदर हम इंटीजर को रखते हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया? यहाँ पर एक वेरिएबल असाइन कर दिया, एक कंटेनर बना दिया सम के लिए। एक हमने नया वेरिएबल लिया है सम, जिसको इक्वल टू कर दिया हमने 0 से, ठीक है? हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है सम इक्वल टू वेरिएबल, ठीक, सम इक्वल टू 0, ठीक है? मतलब कि अभी हमारा सम इक्वल टू 0 है और n इक्वल टू है 2 to 3, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? रिपीट करेंगे द फॉलोइंग स्टेप अंटिल n बिकम्स 0, ठीक है? जब तक हम ये स्टेप फॉलो करेंगे, जो कि नीचे वाले स्टेप है ना, उनको हम तब तक फॉलो करेंगे जब तक कि हमारा जो n है वो 0 ना हो जाए, ठीक है? अभी हमारा क्या है? n 2 to 3 है, 0 नहीं है ना, तो ये फॉलो कर सकते हैं हम, ठीक है? एक्सट्रैक्ट द, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इफ n इज ग्रेटर देन 0, ठीक है? जब तक तो ये चलेगा, जब तक जैसे ही 0 हो जाएगा वो नहीं चलेगा, ठीक है? सो यहाँ पर देखो, एक्सट्रैक्ट द लास्ट डिजिट ऑफ द n यूजिंग डिजिट, ठीक है? तो हम क्या करेंगे ना कि ये जो हमारा n है ना, 2, 2, 3, इसकी हम लास्ट डिजिट को क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब हम ये जो लास्ट डिजिट होती है ना, उसे हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आपको मैं एक ऑपरेटर का नाम बताता हूँ, मॉडुलस, ठीक है? मॉडुलस एक हमारा ऑपरेटर होता है, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट यूनिट में इसे पढ़ रहे होंगे। मॉडुलस एक हमारा ऑपरेटर ऐसे दिखता है, ठीक है? वो क्या करता है ना कि आपको नंबर का रिमाइंडर दे देता है, ठीक है? मतलब कि 2 नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे तो उसका आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। जैसे कि आप अगर
3 डिवाइड बाय 2 करोगे ना तो आपको 1 मिल जाएगा कि 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है? सब चले गया क्या? सब मिल गया, हाँ, ये रहा। बस इतना सा समझो, मॉडुलस जो होता है ना हमें रिमाइंडर देता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, हाँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये करेंगे डिजिट इक्वल टू एन मॉडुलस 10, ठीक है? मतलब कि यहाँ पर हम डिजिट लिखेंगे और इक्वल करेंगे एन मॉडुलस 10, यानी कि 2 2 3 और मॉड्यूल करेंगे उसे 10 से, ठीक है? अब एक बात बताओ, 223 को अगर आप डिवाइड करोगे 10 के साथ तो क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 220, कितनी बार आ जाएगा? 22 बार आ जाएगा, ठीक है? तो आपका आंसर कितना, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 03। तो 03 का क्या आ गया? आपका रिमाइंडर आ गया। तो डिजिट के अंदर क्या आ गया? 3 आ गया। और मैंने जैसे आपको बोला था कि हमें क्या करना है, एन के अंदर से लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है? थोड़ी सी चीजें हार्ड जा रही हैं, पर चिंता मत करो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि हमारी जो डिजिट के अंदर जो था ना 2 2 3, उसमें से हमें 3 मिल गया। तो हमने डिजिट के अंदर क्या स्टोर कर दिया? 3 को स्टोर कर दिया, ठीक है? अब हमने क्या किया, सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट। अब तक हमारा सम क्या था? हमारा सम था 0, ठीक है? क्या हो गया कि सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट। डिजिट कितनी है हमारी? 3। तो सम के अंदर कितना स्टोर हो गया? हमारा 3 स्टोर हो गया, ठीक है? इतना समझ में आया? अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, ठीक है? यहाँ पर हम क्या करेंगे कि n की जो लास्ट डिजिट है जिसको हमने स्टोर कर लिया उसे हम रिमूव कर देंगे, ठीक है? उसको हम क्या करेंगे? रिमूव कैसे करेंगे? डिवाइड करके रिमूव करेंगे। हम क्या करेंगे, n इक्वल टू एन, एन हमारे अभी कितनी है? 2 2 3 डिवाइड बाय 10। 10 से जब हम 2 2 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ रहा था? 22 आ रहा था। तो 22 आ गया हमारा एन के अंदर, ठीक है? ये वाला स्टेप आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है? अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है? सो देखो, अब हम रिपीट करेंगे, यहाँ पर रिपीट करेंगे, चेक करेंगे कि क्या हमारा जो n है वो हमारा 0 से बड़ा है। हाँ यार, 0 से तो बड़ा है, 22 है ना हमारा n अभी, ठीक है? तो 0 से तो बड़ा है और सम हमारा कितना है? अभी 3 है, ठीक है? हमारा सम। तो अब हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि हम n की जो लास्ट डिजिट है उसे हम रिमूव करेंगे। तो 10 से मॉडुलस करो 22 को तो कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है? रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। तो अब कितना आ गया? डिजिट के अंदर 2 आ गया, ठीक है? अब हम आगे पहुंचेंगे, सम कितना है हमारा? सम है 3, डिजिट को उसके साथ ऐड करेंगे 2 को, कितना आएगा? 5, ठीक है? आगे बढ़ जाएंगे, 10 को क्या करेंगे? उसकी लास्ट डिजिट को रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे? 22 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है? 22 को अगर हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे 20 आएगा ना 10 के टेबल में 2 बार, तो 2 आ जाएगा n के अंदर, ठीक है? सो n कितना हो गया हमारा? 2 हो गया अब, ठीक है? और सम कितना हो गया हमारा? 5 हो गया। अब हम वापस से रिपीट करेंगे, क्या हमारा जो n है वो 0 से बड़ा है? हाँ यार भाई, n तो हमारा 0 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि n इक्वल टू अभी 2 है ना और सम इक्वल टू कितना है? 5 है। तो लास्ट डिजिट को फिर से रिमूव एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो हमारा 2 है उसे मॉडुलस करेंगे 10 के साथ। 10 के साथ जब हम 2 को मॉडुलस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है? तो हमें 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सम प्लस डिजिट करेंगे, ठीक है? सम हमारा कितना है? 5 है, प्लस डिजिट कितना है? अभी 2 है, तो कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा हमारा जो सम है, ठीक है? अब हम n को क्या करेंगे? 10 से फिर से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा ना 0 से 0 आ जाएगा, ठीक है? मतलब कि 0 मान लो, अभी हम इंटीजर में मान रहे हैं तो हमारी जो स्टार्टिंग की डिजिट आएगी वो 0 पॉइंट कुछ आएगी, तो हम 0 मान लेंगे, ठीक है? तो हमारा n जो हो गया वो हो गया 0, ठीक है? अब हम जब वापस जाएँगे, रिपीट करेंगे इस स्टेप को, क्या हमारा जो n है वो 0 से बड़ा है? नहीं है, 0 के बराबर हो चुका है, तो क्या होगा कि यहाँ पर हमारा लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब हमें जो सम मिला वो कितना मिला? 7 मिला। पहले हमने 2 लिया, पहले हमने 3 लिया, फिर 2 लिया, फिर 2 लिया, तो कितना हो गया? 7 हो गया। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, आउटपुट के अंदर हम सम को प्रिंट करा देंगे और हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है? तो कितना अच्छे से आपको यार समझ में आ गया, यहाँ पर लूप लगा हुआ है, ठीक है? ये समझ रहे हो, ये वाला जो लूप है, लूप क्या होता है? एक जगह पर जब वापस आते हैं ना घूम-घूम के, वो हमारा लूप होता है। तो यार आपको बहुत अच्छे से ये वाला एल्गोरिथम भी समझ में आया होगा। आई होप मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है? अब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट देखो, कोई भी अगर दिक्कत आती है ना तो प्लीज यार आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? ओपन है। और अगर आपको लगेगा ना कि ये वाला एल्गोरिथम मुझे समझ में नहीं आया तो मैं अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा, ठीक है? मैंने यहाँ पर आपको बहुत बेसिक से समझाया, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टी एंड ड्रॉ एन एग्जांपल, ठीक है?
मैं आपको बताता हूँ। फ्लो चार्ट कुछ नहीं है, जैसे हमने एल्गोरिथम लिखा था ना, अगर हम एल्गोरिथम का ग्राफिकल या फिर विजुअलाइज़ एक्सप्लेनेशन बनाएँ, ठीक है? विजुअल या फिर ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन बनाएँ, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं, ठीक है? फ्लो चार्ट यानी कि जो चार्ट है, यानी कि जो विजुअलाइज़ है और फ्लो है, ठीक है? जो हमारा डेटा का फ्लो होगा या फिर हमारे जो प्रोग्राम का फ्लो होगा, उसे हम विजुअली समझ लें, ठीक है? तो वो होता है हमारा फ्लो चार्ट। क्या होता है? ये देखो ये वाला न्यूमेरिकल भी आया था 7 नंबर में, ठीक है? चलो फ्लो चार्ट को समझते हैं जल्दी से। अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एल्गोरिथम और अ प्रोसेस, ठीक है? मतलब कि एल्गोरिथम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही फ्लो चार्ट कहते हैं। इट यूजेस सिंबल्स एंड एरोज़, ये सिंबल और एरोज़ का यूज़ करता है स्टेप को और फ्लो को बताने के लिए प्रोग्राम या फिर सिस्टम के, ठीक है? फ्लो चार्ट आर यूज्ड टू विजुअलाइज़ हाउ द प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड एंड हाउ प्रोसेस वर्क, ठीक है? कितना ईज़ी सी डेफ़िनेशन है, आपको पढ़ते ही समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले समझा दिया ना, ठीक है? अब आते हैं हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ अ फ्लो चार्ट, ठीक है? अब हम जैसे हमने एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, वैसे ही हमारी फ्लो चार्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है? वो ये भी पूछी जाती है, ठीक है? सबसे पहले तो हमारा जो विज़ुअल होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है? जो भी हमने सिंबल और एरो यूज़ किए हैं, वो बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, ठीक है? और स्टेप बाय स्टेप रिप्रेज़ेंटेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए सब कुछ आपने एक ही ब्लॉक के अंदर डाल दिया, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए सारी चीज़ें, जैसे कि हमारा एल्गोरिथम था, ठीक है? यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमारे कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, ठीक है? जिसे हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है? उन्हीं को सब लोग यूज़ करने चाहिए जिससे कि कोई भी उसे बंदा देखे तो उसे समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये चीज़ हो रही है उसके अंदर। लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, ऐसा ना हो कुछ भी हो रहा है। आपके जो स्टेप के अंदर एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक डिसीजन होना चाहिए, ठीक है? जो प्रॉपर्ली क्लियरली दिखना चाहिए, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि भाई आपने बिना कोई समझे कुछ भी कर दिया, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, ठीक है? अब चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जो इसके हमारे सिंबल्स हैं यूनिवर्सल सिंबल्स हैं, ठीक है? मतलब कि हर कोई जब भी कोई फ्लो चार्ट बनाएगा तो वो इन्हीं सिंबल्स का यूज़ करेगा, ठीक है? समझ रहे हो? सो देखो, सबसे पहला होता है हमारा स्टार्ट करने के लिए किसी को भी या फिर एंड करने के लिए फ्लो चार्ट को या फिर प्रोग्राम को होता है हमारा ओवल, ठीक है? मतलब कि इसके अंदर या तो आपको स्टार्ट लिखा हुआ मिलेगा या फिर एंड लिखा हुआ मिलेगा। रिप्रेजेंट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द प्रोसेस। फिर आता है हमारा रेक्टेंगल। अगर आपका कोई प्रोसेस हो रहा है, ठीक है? मतलब कि लाइक आप ए प्लस प्लस ए कर रहे हो, लाइक इंक्रीमेंट कर रहे हो या फिर आप कोई भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, सब मतलब कि माइनस कर रहे हो, तो वो सब किसके अंदर आते हैं? आपके रेक्टेंगल के अंदर आते हैं, ठीक है? डायमंड, अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, ठीक है? इफ अगर आप इफ का यूज़ कर रहे हो, इफ कीवर्ड का यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो आपके वो किसके अंदर आएगा? डायमंड के अंदर आएगा, ठीक है? जैसा कि अभी हमने चेक किया था ना कि इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो वो हमारा डायमंड के अंदर आएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि डायमंड के पास ना 2 चीज़ें, एक तो ये है, एक तो ये है, ठीक है? यहाँ पर या तो अगर यस हो तो इस वाले पे चले जाए, अगर नो हो तो इस वाले पे चले जाए। अभी हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है? फिर आता है हमारा एरो, ठीक है? मतलब कि एरो तो यार बहुत ज़रूरी है, आपकी फ्लो लाइन बताएगा कि कहाँ पर आपको जा रहा है आपका प्रोग्राम, ठीक है? बिना एरो के तो काम नहीं होने वाला, ठीक है? फिर आता है आपका पैरेललोग्राम, ठीक है? 11 गम्स भी बोलते हैं इसको पैरेललोग्राम, जो कि हमारा इनपुट और आउटपुट के लिए, अगर आप कोई इनपुट ले रहे हो या फिर आउटपुट किसी को दे रहे हो, तो वो हमारा पैरेललोग्राम के अंदर आता है, ठीक है? फिर आता है आपका सर्कल। ये सर्कल हमारा कनेक्टर होता है, ठीक है? मतलब कि आपने कोई एक कॉम्प्लेक्स सा फ्लो चार्ट है, उसके अंदर यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक है? जैसे कि आपका बहुत बड़ा फ्लो चार्ट है, आपने उसका कोई पार्ट बनाया है, ठीक है? तो जैसे कि आपका कोई फ्लो चार्ट है, बहुत ऐसे चलता हुआ आ रहा है और आपने इस वाले पार्ट पे काम किया है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो ना, उस वो जो ऊपर वाला पार्ट था ना, उस पूरे को कनेक्ट कर सकते हो अपने वाले फ्लो चार्ट से एक सर्कल के थ्रू, ठीक है? लाइक आप सर्कल लिखोगे और अपने फ्लो चार्ट को शुरू कर दोगे यहाँ पर, ठीक है? आप मतलब कि वो पूरा फ्लो चार्ट आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट उसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? या फिर आपका जो फ्लो चार्ट है उसके बाद बहुत बड़ा कोई फ्लो चार्ट है या फिर कुछ भी है, तो उसे आप उससे कनेक्ट कर सकते हो जस्ट सर्कल बनाकर, ठीक है? ये हमारे देखो जब भी फ्लो चार्ट पूछा जाए ये वाली टेबल आपको बहुत अच्छे से बना कर आनी है, ठीक है? इसी के भाई नंबर है, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है? ये भी जीएफजी से मिला था मेरे को, ठीक है? ये थोड़ा-सा ऐसा बनाया हुआ है ना? देखो यहाँ पर क्या है कि हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है? अब एक बात बताओ कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है, ठीक है? एक बात बताओ जब भी कोई नंबर 2 से डिवाइड करेगा तो उसका जो रिमाइंडर होगा, ठीक है? जब भी हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता तो 2 से डिवाइड तो नहीं करता, ठीक है? जैसे कि अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है? तो इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है? तो ये क्या है? 2 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है? रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है? ये तो वैसे 2 आएगा आंसर, वैसे रिमाइंडर इसका कितना आएगा? 0 आएगा।
अब हम यहाँ पर कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जो फ्लो चार्ट बनाते हैं तो सबसे पहले ऐसे ओवल बनाते हैं, उसके अंदर लिखते हैं स्टार्ट, ठीक है। हमारा जो फ्लो चार्ट है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर हमने एक एरो बनाया नीचे, और अब हमें क्या लेना है, इनपुट और आउटपुट में क्या लगाना है, हमें पैरेललोग्राम लगाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लगाया एक पैरेललोग्राम, जिसके अंदर हमने इनपुट में लिया ए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक कंडीशन लगा दी कि चेक करो कि क्या हमारा जो ए है, अगर हम उसे मॉड्यूलस करें टू टू के साथ, तो क्या रिमाइंडर जीरो आ रहा है। अगर वो जीरो आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा क्या है, इवन नंबर है। और अगर जीरो नहीं आ रहा तो वो हमारा क्या है, ऑड नंबर है, या फिर आप कह सकते हो टू से डिविजिबल है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जीरो आ जाता है तो यस, तो क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। आप मान सकते हो कि इवन नंबर है, हमने इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अगर ऑड है तो क्या कर दो, डिक्रीमेंट कर दो, ठीक है। तो इतना आ गया समझ में, और वो फिर क्या कर दो, आगे किसी एक प्रोग्राम के साथ क्या कर दो, कनेक्ट कर दो उसे, ठीक है। तो ये एक एल्गोरिथम हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक आपका प्रोग्राम है कोई बहुत बड़ा, और आप क्या कर रहे हो कि उसे किसी कनेक्ट कर रहे हो, और आउटपुट दे रहे हो, ठीक है। आप एक प्रिंट करा रहे हो आउटपुट ए, ठीक है। तो आपने पैरेललोग्राम से आउटपुट दे दिया ए, और फिर आपने क्या कर दिया, ये जो आपका जो ये क्या बोलते हैं, इससे आपने इसे ओवल, ठीक है, ओवल से आपने क्या कर दिया, इसे बंद कर दिया, एंड कर दिया, ठीक है। एंड या फिर स्टॉप कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये हमारे दो एग्जांपल छोटे से हो गए। अब हम देखेंगे, एक हमारा क्वेश्चन आया था, चेक करो कि क्या जो हमारा नंबर दिया हुआ है इनपुट के अंदर, वो हमारा बज नंबर है क्या नहीं है, ठीक है। अब आपको पता नहीं होगा बज नंबर क्या होता है, तो देखो के पेपर में मेंशन था कि बस नंबर होता क्या है। या तो आपका जो नंबर है वो डिविजिबल हो 7 से, या फिर जो आपका नंबर है वो एंड हो रहा हो 7 से, ठीक है। या तो आपके नंबर के जो लास्ट डिजिट है वो 7 हो, या वो डिविजिबल हो रहा हो 7 से, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, बस नंबर होता है, ठीक है। तो चलो समझते हैं। मतलब इन दोनों को एक ही बात है कि अगर वो डिविजिबल है या 7 से, या फिर एंड हो रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, बज नंबर होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम स्टेप देखें, तो स्टेप में क्या आएगा, सबसे पहले ना जब भी आप फ्लो चार्ट बना रहे हो उसका एक स्टेप बना लो, ठीक है। जिससे कि क्या हो ना, कि आपको फ्लो चार्ट बनाने में भी आसानी हो, और जब आप लिख कर आओ ना पेपर के अंदर, तो जो एग्जामिनर हो उसे भी आसानी हो समझने में, ठीक है। सबसे पहले आप करते हो स्टेप और स्टार्ट, और लास्ट में करते हो स्टॉप, ठीक है। स्टार्ट के बाद आता है, आपने इनपुट लिया एन, और आपने फिर चेक किया कि क्या हमारा जो नंबर है वो डिविजिबल है 7 से, या फिर उसके एंड में हमारा 7 आ रहा है ना, बीच में और लगा हुआ है, ठीक है। आपके एक क्वेश्चन में भी और लगा हुआ है। और अगर ऐसा है, यस है, तो क्या कर दो, बज नंबर प्रिंट कर दो, और अगर नहीं है तो नॉट अ बज नंबर प्रिंट कर दो, ठीक है। बस इतना सा प्रोग्राम था, और फ्लो चार्ट था। तो फ्लो चार्ट कैसे बनेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, फ्लो चार्ट को स्टार्ट किया किससे, ओवल से, ठीक है। तो हमने स्टार्ट कर दिया। फिर हमने इनपुट में क्या लेना है, पैरेललोग्राम लेना है, जिसके अंदर हमने इनपुट डाला एन, ठीक है। फिर हमने एक कंडीशन लगाई, कि कंडीशन कैसे लगाते हैं, डायमंड बॉक्स से, कि इफ एन इज डिविजिबल बाय 7 और एंड विथ 7, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, यस आएगा, ठीक है। तो अगर यस है तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो बस नंबर, और अगर नो है, अगर बस नंबर नहीं है, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो नॉट अ बज नंबर, ठीक है। बस इतना सा फ्लो चार्ट था। और फिर लास्ट में क्या कर दो, लास्ट में लिख दो एंड या फिर स्टॉप, ठीक है। देखो ये भी आपका काम हो गया। कभी कभी पूछ लेता है कि आप फ्लो चार्ट को अप्रोच कैसे करते हो, उसका आप स्टेप क्या होते हैं किसी भी फ्लो चार्ट को बनाने के। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, जिससे कि आपको स्टेप्स पता चल जाएंगे कि क्या क्या मुझे करने हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सिंबल्स का यूज करना है, राइट सिंबल का यूज करना है। फिर आपको उन्हें कनेक्ट करना है, ठीक है। आपके जो स्टेप्स है उन्हें कनेक्ट करना है एरो एरो से, ठीक है। फिर आपको कोई अगर आपको लगता है कि डिसीजन मुझे ऐड करना है, लाइक डायमंड बॉक्स ऐड करना है, तो उसे ऐड करना है आपको। फिर आपको जो लेबल देनी है, लाइक आपने जो एरो को लेबल दी, या फिर अपनी जो सिंबल्स है उनको लेबल दी, वो बहुत क्लियर लेबल देनी है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, उस फ्लो चार्ट को टेस्ट करना है वैलिड इनपुट के साथ, सारे इनपुट के साथ जितने भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, कि उससे जो हमारा आंसर है वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सो यार ये समझ में आ गया, ऐसे हम फ्लो चार्ट को ड्रॉ करते हैं। फिर अब एडवांटेजेस देखें फ्लो चार्ट के, तो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, एरर को भी डिटेक्ट जल्दी कर लेता है, डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन के लिए काफी आसान होता है, ठीक है। मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें प्रोग्रामिंग समझ नहीं आती, तो फ्लो चार्ट से आप उन्हें बहुत अच्छे से समझा सकते हो कोई भी प्रॉब्लम को, ठीक है। जिससे कि उन्हें फ्लो चार्ट क्या है, जो सिंबल्स होते हैं वो बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, 6th क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया फ्लो चार्ट वाला। और आई होप आपको यह फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि हमारा व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सी प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सी प्रोग्रामिंग को, ठीक है। अब जो हमारे दो पार्ट्स थे यूनिट के, वो हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आती है हमारी सी प्रोग्रामिंग वाला, जिसके अंदर हम बेसिक कंपोनेंट देखेंगे कि एक सी प्रोग्राम जो होता है, पहले तो हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग होती क्या है। फिर हम देखेंगे कि जो हमारा सी प्रोग्राम होता है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कि किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करता है हमारा प्रोग्राम, और उसके अंदर कौन कौन से एरर्स होते हैं, ठीक है।
अब देखो, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्रोग्राम होता क्या है, एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आई थी हमारी सी प्रोग्रामिंग, जिसे हम कहते हैं मदर ऑफ बहुत सारी प्रोग्रामिंग की मदर भी कहते हैं, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग को। सी इज अ पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज वाइडली यूज्ड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, डेवलपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, डेटाबेसेस एंड एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। तो मतलब सी प्रोग्रामिंग ना बहुत हार्डकोर प्रोग्रामिंग है, ठीक है। मतलब कि ये यूज होती है हमारी किस-किस के लिए? सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए। जैसे कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, कंपाइलर्स बनाने के लिए, डेटाबेसेस बनाने के लिए, एम्बेडेड सिस्टम बनाने के लिए, इन सब के लिए यूज़ होती है हमारी सी प्रोग्रामिंग, ठीक है? अब इट वाज़ डेवलप्ड इन 1972। इसको किसने बनाया था? डेनिस रिची जो थे, उन्होंने बनाया था 1972 के अंदर, ठीक है? अब इसका नाम सी कैसे पड़ा, ठीक है? आपने अगर आपको पता हो तो सी जो है, काफ़ी ऐसा नाम है ना कि सी क्यों रख दिया भाई? सी रख दिया। तो एक हमारे थे पहले प्रोग्रामर जिन्होंने सी ए बनाई थी, ठीक है, ए लैंग्वेज बनाई थी। फिर लैंग्वेज बनाई थी उन्होंने बी, और उसके बाद डेनिस रिची ने बना दी सी। मतलब कि वहां पर क्या था कि पहले ऐसे अल्फाबेटिक जो थे हमारे ए बी सी, इस तरीके से लैंग्वेज बनाई जा रही थी, ठीक है। फिर जैसे कि पाइथन हो गई, जावा आ गई, उनके नाम थोड़े अलग हो गए, ठीक है। अब आते हैं हमारे डेनिस रिची जो थे, उन्होंने बेल लैब के अंदर बनाई थी। इसके लिए बनाई थी कि यूनिक्स सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले यूनिक्स था, लिनक्स बाद में आया। लिनक्स मतलब यूनिक्स का अपडेटेड वर्जन है, आपको पता होगा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें लिखा गया है वो थी हमारी सी लैंग्वेज, ठीक है। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए डेनिस रिची ने बेल लैब के अंदर सी प्रोग्रामिंग का बनाया था, ठीक है। अब देखो, अब हमें सी प्रोग्रामिंग पढ़नी क्यों चाहिए, सी लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज एक हमारी फाउंडेशन प्रोग्रामिंग है, ठीक है। सी जो प्रोग्रामिंग है हमारी फाउंडेशन प्रोग्रामिंग है। मैनी मॉडर्न लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सी, ठीक है। ये सब जो है सी पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, ठीक है। परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, मतलब कि अगर हम देखें तो सी हमें जो है लो लेवल मेमोरी एक्सेस प्रोवाइड कराता है, और वो बहुत फास्ट है। और मोस्ट हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब कि बहुत सारी जो मोस्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस है ना, तो हमारा जो सी है वो हमारा काफ़ी फ़ास्ट है, काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेजेज़ से, ठीक है। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो हर एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाती है, कंपाइल हो जाती है, एग्ज़ीक्यूट हो जाती है। एम्बेडेड सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट के लिए भी सी का ही यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि ये एक हमारी सिस्टम प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो बस इतने पॉइंट्स याद रखो कि इस वजह से सी को पढ़ा जाता है, और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सी को अभी से पढ़ लो, जिससे कि आपको आगे जब आप प्रोग्रामिंग करोगे ना, जब आप सी में इतनी सारी चीजें देख लोगे, आपको लगेगा कि भाई ये तो चीजें हार्ड है, ठीक है, ऐसे ऐसे काम करना पड़ता है, बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो जब आप मतलब मॉडर्न लैंग्वेजेस की तरफ मूव करोगे ना, आपको वो जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, लाइक पाइथन है, सी प्लस प्लस है, वो आपको बहुत ईजी लगेंगी लाइक सी के कंपेयर में, ठीक है। अब आता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। बेसिकली जो हमारा सी प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसके अंदर 6 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कोई भी एक सी का प्रोग्राम है अच्छा खासा, जो कि एक अच्छा खासा इनपुट लेते हैं वो, और उसे प्रोसेस करते हैं और रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं। उसके अंदर 6 मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें आपको देखना है, ठीक है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप एक स्ट्रक्चर बना दो सी प्रोग्राम का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है सी प्रोग्रामिंग का, जो मैंने आपको बताया। फिर आपको ये जो 6 कंपोनेंट्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है, फिर आपको एक एग्जांपल देना है प्रोग्राम का, जिससे कि आपका आंसर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, ठीक है। आपने देखा होगा अपने प्रोग्राम के अंदर ऐसे हैशटैग इंक्लूड करके चीजें लिखी होती हैं, ठीक है, हैशटैग इंक्लूड stdio, ठीक है। ये जो होता है वो होता है हमारा प्री प्रोसेसर, ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज या फिर प्री प्रोसेसर आप कह सकते हो, ये जो है हमारा, है ना। These are instruction given to the compiler बिफोर एक्चुअल कंपाइलेशन स्टार्ट, ठीक है। ये हमारी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंपाइलर को दी जाती हैं जब हम एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करते हैं, उससे थोड़ा पहले, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल लें, हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंक्लूड द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। ये जो है हमारी stdio.h, ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि कंपाइलेशन के पहले कि भाई प्रोग्राम के अंदर इस फाइल को ऐड कर देना। क्यों? क्योंकि इससे कि जैसे कि हमारा प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, वो हमारे प्रोग्राम के अंदर है, जो कि इस फाइल के थ्रू आते हैं। पहले क्या करो कि इस फाइल को अटैच कर दो, ठीक है। इस फाइल को ले लो प्रोग्राम के अंदर। तो आपको इतना समझ में आ गया, एक हमारा होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज। फिर आती है हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट कंपोनेंट आता है हेडर फाइल्स, ठीक है। हेडर फाइल्स ऐड होती हैं, जैसे कि हमारी स्टूडियो डॉट एच, मतलब कि stdio.h है, मैथ डॉट एच है, स्ट्रिंग डॉट एच है, ये हमारी कुछ हेडर फाइल्स हैं जिसके अंदर प्री बिल्ट लाइब्रेरीज
फंक्शंस लिखे हुए हैं, जिन्हें हमें वापस हार्डकोर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पहले से लिखे हुए हैं, बस हम उसे यूज़ करते हैं उससे, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ता है, इन फाइल्स को, इन लाइब्रेरीज़ को अपने प्रोग्राम के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, अटैच करना पड़ता है, जिससे कि हम उनके फंक्शंस को यूज़ कर पाएँ, ठीक है? बस इतनी सी बात है। दीज़ कंटेन फंक्शन, डेफिनिशन एंड मैक्रोज़ दैट हेल्प इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अभी मैं आपको मैक्रोज़ बाद में बताऊँगा, ज़्यादा इसमें परेशान मत होना। इतना याद रखो कि ये फंक्शन की जो डेफिनिशन है, यानी कि जो फंक्शन लिखा हुआ है, वो कंटेन करते हैं, ठीक है? जिससे कि हम उन फंक्शंस को यूज कर पाए। तो मैथ डॉट एच हमारी जो फाइल है, वो हमारी मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए यूज होती है, और जो हमारी स्ट्रिंग डॉट एच है, वो हमारे स्ट्रिंग के कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उनके लिए यूज होती है। स्ट्रिंग अभी याद रखो, जैसे कि कृष्णा लिखा हुआ है मेरा नाम, वो कृष्णा एक स्ट्रिंग है, ठीक है? कि मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स या फिर ग्रुप ऑफ क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स, वो हमारी क्या होती है, स्ट्रिंग होती है, ठीक है? अब हम ऊपर बढ़ते हैं, मतलब ऊपर चलते हैं। द मेन फंक्शन, देखो जब भी कोई हमारा स्टार्ट होता है फंक्शन, जो हमारा मेन फंक्शन होता है उससे स्टार्ट होता है, ठीक है? जो भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ठीक है? तो ऊपर की आप चीजें आपको समझ में आ गई। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, फिर क्या आता है हमारा हेडर फाइल्स, फिर आते हैं हमारा मेन फंक्शन, जिसके अंदर हम अपना एक्चुअल लॉजिक लिखेंगे, ठीक है? मेन फंक्शन, तो अभी हम जब प्रोग्राम देखेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? मेन फंक्शन हमारा एक फंक्शन होता है, जो कि हर एक सी प्रोग्राम के अंदर होता है, ठीक है? इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम वेयर एग्जीक्यूशन बिगिन, ठीक है? मतलब कि जो प्रोग्राम होता है, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, ठीक है? फिर वो किसी और फंक्शन वगैरह पे जाएगा, पहले वो मेन फंक्शन के पास आएगा, ठीक है? फिर आता है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर आपके जो इनपुट है या फिर जो भी आप डेटा यूज करने वाले हो, उन्हें आप क्या करते हो, वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर कर देते हो, ठीक है? वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज कर देते हो, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करके, ठीक है? वेरिएबल मैंने आपको क्या बताया था, बहुत अच्छे एग्जांपल लिया था, कंटेनर होते हैं हमारे, वेरिएबल डब्बे होते हैं, मतलब कि एक समझ लो मेमोरी के अंदर कुछ डब्बे रखे हुए हैं, कि हमारे जो दाल का डब्बा है, उसके अंदर दाल ही रखी जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है? मतलब कि इंटीजर है ना, और हमारे कैरेक्टर की इंटीजर डेटा इंटीजर वेरिएबल के अंदर होगा, कैरेक्टर डेटा टाइप के डेटा वेरिएबल के अंदर होगा, है ना? जैसे कि हमारा इंट ए इक्वल टू 10, ये एक हमारा क्या है, वेरिएबल है। बी, ए जो है हमारा वेरिएबल है, बी क्या है, एक हमारा वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, ये हमारा इंटीजर टाइप का है, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं हमारे क्या, स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है? मतलब कि अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो या फिर कोई एक्सप्रेशन लिख रहे हो, तो वो हम लिख सकते हैं इसके अंदर, ये मेजर कंपोनेंट्स में आ जाता है, ठीक है? जो हमें एग्जीक्यूट कराने हैं, ठीक है? जैसे कि प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, हमें मतलब कि स्क्रीन पर आउटपुट में देना है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, मतलब कि हेलो वर्ल्ड आपको आउटपुट में देना है। तो आपने क्या किया, प्रिंट एफ फंक्शन को लिखा और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड को पास कर दिया, तो आपका आउटपुट में हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, ठीक है? ये बेसिक सी बात है। फिर आता है आपका रिटर्न स्टेटमेंट। जब भी आपका जो प्रोग्राम है वो एंड होता है, वो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट के साथ होता है, हमेशा याद रखो, ठीक है? यूज टू टर्मिनेट द मेन फंक्शन एंड रिटर्न कंट्रोल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? मतलब यहाँ पर क्या होता है ना, कि आपका जो मेन फंक्शन है यहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है? और जो आपका कंट्रोल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चले जाता है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको, और क्या है ना? और जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न जीरो, ठीक है? तो इसने प्रोग्राम ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, तो हमने लिख दिया रिटर्न जीरो, ठीक है? अगर कोई प्रोग्राम कुछ रिटर्न करता है, तो वहाँ पर वो ये वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है? अब यार इतने आपको मेजर जो कंपोनेंट्स है वो समझ में आ गए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो है हमारा सिंपल सी प्रोग्राम, ठीक है? तो देखो ये हमारा एक प्रोग्राम है छोटा सा, जो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले तो हमारा क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, यानी कि हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को फाइल को यूज कर रहे हैं, ठीक है? और फिर हम क्या कर रहे हैं, हमने एक मेन फंक्शन लिखा, इंट मेन फंक्शन। फिर हमने लिखा प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, है ना? हमने यहाँ पे प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिखा, जो कि क्या करेगा, प्रिंट स्टेटमेंट है और प्रिंट कराएगा आउटपुट के अंदर, ठीक है? फिर हमें क्या करना था, प्रोग्राम को टर्मिनेट करना था, तो हमने लिख दिया रिटर्न जीरो, ठीक है? तो इसने कुछ भी मतलब रिटर्न जीरो रिटर्न किया, ठीक है? और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया। अब आप बोलोगे भैया इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं हुआ, स्टेटमेंट वगैरह, स्टेटमेंट तो है ही है, ठीक है? प्रिंट स्टेटमेंट, इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं हुआ, ठीक है? अब इसके अंदर कोई भी ना हमने लाइक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, ठीक है? जैसे कि प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, इन सब के लिए हमारा जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है आता है। लेकिन जब जहां पर हमें यूज नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है उसे लगाने का, ठीक है? लेकिन मोस्ट ऑफ द जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जो कि आप करोगे, उसके अंदर ये जो 6 के 6 कंपोनेंट्स होंगे वो जरूर होंगे, ठीक है? अब यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन देखें, तो आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन मैंने ना काफ़ी
सिंप्लीफिकेशन में ये जो नोट्स हैं वो बनाए हैं, ठीक है, जिससे कि आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिल रही हो, ठीक है। जैसे कि हमारा ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो लाइब्रेरी है वो हमारी ये रही, ठीक है, उसे हमने इंक्लूड कर लिया। फिर हमारा आ गया इंट मेन, जहाँ से हमारा जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का वो स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर आ गया हमारा प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, जहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड स्क्रीन के ऊपर, और हमने फिर कर दिया कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है, रिटर्न जीरो से। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एरर, कि मतलब जब भी आप कोई कोड लिखते हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर आते हैं, ठीक है। जैसे कि कहते हैं ना, बहुत फेमस मीम है कि भाई आपका सेमीकोलन रह जाता है प्रोग्राम के अंदर, ये बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। तो अगर ये जो सेमीकोलन है ना, ये हेलो वर्ल्ड के बाजू में सेमीकोलन, अगर ये आपका छूट जाता है, मतलब कि आप ये नहीं लिखते हो, तो ये भी क्या है, एक आपका एरर है, ठीक है, सिंटैक्स एरर है। सो अब आता है आपका टाइप्स ऑफ एरर्स। अब आते हैं हमारे क्या टाइप्स ऑफ एरर्स। व्हेन राइटिंग अ सी प्रोग्राम, एरर में अकर ड्यूरिंग कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन, ठीक है। कि जो एरर्स हैं वो कंपाइलेशन के टाइम पे भी आ सकते हैं और एग्जीक्यूशन के टाइम पर भी आ सकते हैं, ठीक है। कंपाइलेशन के टाइम पे जो एरर आते हैं वो काफी सही रहते हैं और वो हमें पता चल जाते हैं, तो हम उन्हें ठीक कर देते हैं। लेकिन जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे एरर आते हैं वो हमारे दिक्कत दे सकते हैं और हमें कभी कभी समझ में भी नहीं आता वो एरर है भी या नहीं है, ठीक है। पर हमारा जो आउटपुट है वो गलत हो जाता है। सिंटैक्स एरर, ठीक है। सिंटैक्स एरर क्या होता है हमारा, अक्सर व्हेन द कोड वायलेट सी लैंग्वेज रूल, ठीक है। मतलब कि सी लैंग्वेज के कुछ रूल्स हैं, लाइक आपको हर स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए क्या लगाना है, सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, ब्रैकेट को, जो भी आपने ब्रैकेट ओपन किया उन्हें क्लोज करना है, ठीक है। ऐसे कुछ सिंटैक्स हैं हमारी सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। उन सिंटैक्स को अगर आप मिस करते हो, ठीक है, तो आपका आता है सिंटैक्स एरर। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर मैं क्या लगाना भूल गया, सेमीकोलन लगाना भूल गया, तो ये हमारा एक एरर हो गया, सिंटैक्स एरर, ठीक है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट होता है हमारा लॉजिकल एरर, ठीक है। लॉजिकल एरर हमारा तब प्रोड्यूस होता है जब हमारा एग्जीक्यूशन के टाइम पर होता है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है कि लॉजिकल एरर है ये, द प्रोग्राम रन्स बट प्रोड्यूस इनकरेक्ट रिजल्ट ड्यू टू अ मिस्टेक इन लॉजिक, ठीक है। मतलब कि अगर आपने कोई लॉजिक के अंदर गलती कर दी है, ठीक है। जैसे कि आप चाहते तो थे ए प्लस बी को मैं प्रिंट करा, मैं समीशन करना चाहता था, ठीक है। पर मैंने यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस लगा दिया और मेरा आंसर सब्ट्रैक्ट वाला आ गया। तो ये क्या है, लॉजिकल एरर है, आपने लॉजिक में मिस्टेक करी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 0, ठीक है। और हमने क्या कर दिया यहाँ पे, सी इक्वल टू ए बाय बी कर दिया, यानी कि ए को हमने डिवाइड किया जीरो से। बट क्या कोई भी चीज जीरो से आप डिवाइड कर सकते हो, नहीं, क्योंकि वो इन्फिनिट हो जाएगी, है ना, लूप में फंस जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवीजन बाय जीरो, एक एरर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एक हमारा लॉजिकल एरर है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब आता है हमारा रन टाइम एरर, ठीक है। रन टाइम एरर क्या होता है कि रन टाइम एरर अकर होता है जब हमारा जो प्रोग्राम है वो रन कर रहा होता है, ठीक है। लाइक कुछ एरर्स होते हैं कि आपने डिवीजन बाय जीरो भी हमारा रन टाइम एरर के अंदर आ जाता है, लॉजिकल एरर के अंदर भी आ जाता है, ठीक है। अगर आप किसी इनवैलिड मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो आता है आपका रन टाइम एरर, कि ऐसी कोई मेमोरी लोकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसको आप मतलब क्या बोलते हैं, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो वो आता है हमारा रन टाइम एरर। तीनों एरर्स को मैंने काफी कॉन्साइज वे में, छोटे-छोटे में और एग्जांपल के साथ बताया, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाएँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बड़ी-बड़ी मतलब पीडीएफ में समझा रहा हूँ और आपको समझ ना आए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया ना, तो तीनों एरर जो हैं वैसे आपसे अलग से क्वेश्चन तो नहीं आएगा, अगर आता है तो आप तीनों एरर्स को समझा देना और सी प्रोग्रामिंग को भी आप समझा कर आ सकते हो, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब मैंने सिंटैक्स को तो आपको बहुत अच्छे से बता दिया, लेकिन क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स के अंदर, तो मैंने सोचा इसको बता देता हूँ एक बार, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और सिंटैक्स अलग से होते क्या है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। सिंटैक्स कुछ नहीं है, कुछ हमारे सेट ऑफ रूल्स हैं सी प्रोग्रामिंग के, जो कि सी प्रोग्रामिंग ने भाई बनाए हैं, कि आपको इस तरीके से ही चलना पड़ेगा, इस तरीके से ही प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, जब ही मैं आपका जो कोड है वो रन करूंगी, ठीक है। अगर भाई आप ऐसे नहीं लिखोगे तो मैं आपको एरर दे दूंगी, सीधी बात है, ठीक है। तो देखो, सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग मतलब सिंटैक्स हर एक लैंग्वेज के होते हैं हमारे। Syntax in programming refer to a set of rules and structure that define how statements should be written in a programming language. It determines how keywords, symbols, operator, and punctuations
और मस्ट बी अरेंज टू फॉर्म अ वैलिड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप प्रोग्राम अपनी लैंग्वेज में कुछ भी मराठी, तेलुगु किसी में भी लिख दोगे, ठीक है। आपको जो प्रोग्रामिंग लिखनी है वो आपको कुछ रूल्स और स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही लिखनी है, ठीक है। मतलब सी का एक स्ट्रक्चर है, उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पाइथन का कोई स्ट्रक्चर है, उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जावा का अगर कोई स्ट्रक्चर है, कोई सिंटेक्स है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और आप देखोगे इन सबके अंदर ना अलग अलग सिंटेक्स यूज होते हैं, ठीक है। मतलब कि पाइथन के अंदर आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सी के अंदर नहीं लगाओगे तो दिक्कत है, ठीक है। ईच प्रोग्रामिंग हैज इट्स ओन सिंटैक्स जस्ट लाइक डिफरेंट ह्यूमन लैंग्वेज हैव डिफरेंट ग्रामर रूल्स, ठीक है। हाँ भाई, हर एक डिफरेंट जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके अलग अलग ग्रामर रूल्स होते हैं। वैसे ही हर एक जो हमारी लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, उनके भी अपने अलग अलग सिंटैक्स रूल्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लें तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है जो कि एक करेक्ट सिंटैक्स है, ये रन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने सेमीकोलन मिस कर दिया तो ये करेक्ट सिंटैक्स नहीं है, गलत हो जाएगा, एरर आ जाएगा मुझे, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है सिंटैक्स की प्रोग्रामिंग के अंदर? इससे क्या होता है कि आपको कंपाइलेशन एरर नहीं प्रिवेंट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको पता चल जाता है कि आपके जो प्रोग्राम जब रन होगा तो वो सिंटैक्स फ्री अगर होगा तो वो रन नहीं होगा। मतलब कि सिंटैक्स उसके अगर सिंटैक्स एरर उसके अंदर हो गए तो वो रन नहीं होगा। और जब आप सिंटैक्स एरर जब कंप्लीट कर दोगे तो आपके जो मतलब प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा, ठीक है। एनहेंस रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, मतलब कि अगर उस किसी मतलब कि आपने ना एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाई है, उसके यही वेल स्ट्रक्चर रूल्स होंगे, ठीक है। तो हर किसी को उन्हें पढ़ने में आसानी होगी जब आप उन्हें वेल स्ट्रक्चर लिखोगे, ठीक है। एंश्योर लॉजिकल एग्जीक्यूशन, ठीक है। मतलब कि आपका जो सिंटैक्स अगर करेक्ट होगा तो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इन लूप्स एंड कंडीशन जो है, मतलब कि देखो वो नहीं आएँगी, ठीक है। जैसे कि आपके अभी आपने लूप्स और कंडीशंस आपने कंडीशंस तो पढ़े ही ना, ठीक है। जैसे कि इफ वाली जो कंडीशन थी, वो अगर आपने रूल्स अच्छे से डिफाइन करें कि ग्रेटर देन का साइन का मतलब यही है कि जो ये वाला है वो बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा, ठीक है। तो क्या है कि वो सबके लिए सही रहेंगे और लॉजिकली भी वो एग्जीक्यूशन सही से होगा, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। मल्टीपल लोग साथ में काम कर पाएँगे अगर आपके रूल्स जो हैं वो यूनिवर्सल होंगे। एड्स डीबगिंग, ठीक है। और डीबग करना भी बहुत आसान हो जाएगा जब आपके जो सिंटैक्स होगा किसी लैंग्वेज का एक ही, ठीक है। मतलब कि बढ़िया सा सिंटैक्स होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो यार ये तो बहुत इजी से सारी चीजें थी, है ना। ये तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर द आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स इन द सी। सो बेसिक सी बात है, काफी इजी सा क्वेश्चन है और ये हमारा 2 नंबर में ही आता है, ठीक है। और अगर 7 नंबर में आता है तो किसी क्वेश्चन के साथ अटैच होकर आ सकता है। आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स काफ़ी इजी वो है। मतलब कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारे होते हैं आइडेंटिफायर। अभी जल्दी से बताता हूँ। आइडेंटिफायर आर द नेम्स गिवन टू द वेरिएबल, फंक्शंस, एरे और स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो ये जो है ना हमारे वेरिएबल, फंक्शंस, एरे, स्ट्रक्चर, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब आप एक समझ सकते हो, ये एक हमारी आइडेंटिटी है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। लाइक फंक्शंस एक हमारी आइडेंटिटी है, वेरिएबल एक हमारी आइडेंटिटी है, एरे हमारी आइडेंटिटी है, स्ट्रक्चर्स एक हमारी आइडेंटिटी है। इनको जैसे कि आप एक खुद हो ना, आपका एक नाम होगा, ठीक है। जैसे कि आपका नाम लाइक राहुल है, तो राहुल क्या है, एक आइडेंटिफायर है आपके लिए, ठीक है। किसने दिया है आपको नाम, ठीक है, आपके मम्मी पापा ने दिया है तो यूजर नाम देता है भाई उसको, ठीक है। ऐसे ही एरे को अगर मैं कोई नाम दूं, नम, ठीक है, NUM, ठीक है। तो ये क्या है, एक आइडेंटिफायर है। तो आइडेंटिफायर बस बेसिकली एक नाम होता है, ठीक है। दे आर यूजर डिफाइंड एंड यूज टू आइडेंटिफाई एलिमेंट इन द कोड, बस ये इसके लिए यूज होते हैं और यूजर डिफाइंड होते हैं, मतलब कि यूजर बताता है, ठीक है। पहले से प्री बिल्ड नहीं होते ये। रूल्स इसके नाम बताएं कि नाम हम किस तरीके से रख सकते हैं। तो पहली बात तो हमेशा याद रखो कि वो कभी भी कीवर्ड नहीं होंगे, ठीक है। कीवर्ड अलग चीज है, अभी हम पढ़ेंगे कीवर्ड क्या होते हैं। वो कभी भी कीवर्ड नहीं होंगे, वो कीवर्ड से अलग ही होंगे, ठीक है। और वो हमेशा स्टार्ट होने चाहिए A to Z, बड़े वाले A to Z से या फिर छोटे वाले A to Z से, ठीक है। या फिर वो स्टार्ट हो सकते हैं अंडरस्कोर से, ऐसे अंडरस्कोर होता है ना, आपकी इंस्टाग्राम आईडी के अंदर होगा अंडरस्कोर। और आपके ये जो A to Z इनसे स्टार्ट हो सकते हैं। दोनों क्यों A to Z लिखे हुए हैं, क्योंकि हमारी जो सी है वो केस सेंसिटिव है, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ये छोटा वाला ए है और ये जो बड़ा वाला ए है, दोनों लैंग्वेज के अंदर अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। मतलब कि ये छोटा वाला अगर आपने लिखा हुआ है APPLE एप्पल और आपने लिखा हुआ है APPLE एप्पल, तो ये दोनों चीजें अलग है लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, समझ गए। और सेकंड क्या है, इसके अंदर कोई भी लेटर नहीं होना चाहिए आपके क्या बोलते हैं
कैन कैन कंटेन लेटर्स एंड डिजिट, मतलब कि स्टार्टिंग में कोई भी लेटर वगैरह नहीं होना चाहिए। वो लेटर कंटेन कर सकता है, ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया, वो कंटेन मतलब कि नहीं कर सकता। वो लेटर कंटेन कर सकता है लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए लेटर, लाइक आपने अपना नाम लिखा और उसके आगे 3 लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपको वो बीच में कंटेन कर सकता है वो, ठीक है। केस सेंसिटिव होती है, मैंने आपको बता दिया केस सेंसिटिव क्या होता है। कैन नॉट बी कीवर्ड मैंने बता दिया। नो स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, आप भाई कोई स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, @, हैशटैग, डॉलर, ये सब अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे नेमिंग कन्वेंशन हो गए या फिर रूल्स हो गए कुछ नेम आइडेंटिफाई नेमिंग करने के लिए आइडेंटिफायर की, ठीक है। हमने कुछ यहाँ पर एग्जांपल लिए जिससे आप समझ सकते हो। तुम काफी अच्छे नोट्स बनाए हैं मैंने। ये देखो इंट एज, ठीक है, तो एज लिखा है, ये हमारा क्या है, एक ट्रू वैलिड आइडेंटिफायर है। यहाँ पर अंडरस्कोर सैलरी लिखा है तो ये भी वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नेम, ये भी वैलिड है। लेकिन यहाँ पर ये देखो 1 2 3 ABC पहले नंबर आ गया, ये वैलिड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आ गया इंट रिटर्न, ये भी वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि रिटर्न हमारा क्या है, कीवर्ड है। अभी हम आगे देखेंगे रिटर्न हमारा क्या है, कीवर्ड है, पहले से लैंग्वेज के अंदर डिफाइन है, उसका मतलब क्या होने वाला है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स नाम से ही पता चल रहा है कुछ कीवर्ड्स होंगे जो कि मतलब क्या है यार, कुछ वर्ड्स होंगे जो कि पहले से प्री डिफाइन है, लैंग्वेज ने उसने भाई ले लिया है कि भाई ये जो वर्ड्स हैं वो मेरे हैं, आप इन्हें यूज नहीं करोगे, ठीक है। सो देखो कुछ कीवर्ड्स सी लैंग्वेज ने रिजर्व किए हुए हैं और हैव स्पेशल मीनिंग इन द सी लैंग्वेज। दे आर प्री डिफाइंड एंड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर, ठीक है। सो हमारे सी के अंदर टोटल 32 कीवर्ड्स हैं और कभी कभी कुछ मतलब कि टीचर्स होते हैं भाई, वो पूछ लेते हैं कीवर्ड्स बताओ 32 के 32, ठीक है। हमारे साथ एक ने पूछा था, ठीक है। तो मतलब कि जो नहीं बता पा रहा था उसे भाई बाहर निकाल देना था क्लास से, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि 32 कीवर्ड कौन याद करता है? ऐसे ही आपको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको अपने आप पता चल जाए, जब आप VS कोड में कोड करोगे ना तो आपको ये अलग से कलर में दिख जाते हैं, ठीक है। तो कुछ याद कर लेना, जैसे कि इफ हो गया, फोर हो गया, रिटर्न हो गया, स्विच हो गया, और हमारा केस हो गया, ब्रेक हो गया, ये सब तो आपको आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे सारे कीवर्ड्स होते हैं, इनकी अपनी एक सी लैंग्वेज के अंदर कुछ एक अलग मीनिंग है, आप इन्हें एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो आ गया समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका भी मैंने एक एग्जांपल लिया है, इंट नंबर इक्वल टू 10। तो ये हमारा एक वैलिड आइडेंटिफायर है और इंट हमारा क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। और रिटर्न 0 ये हमारा एक वैलिड कीवर्ड है, रिटर्न क्या है, एक हमारा वैलिड कीवर्ड है। लेकिन इंट रिटर्न इक्वल टू 5, आप भाई रिटर्न किसी का नाम नहीं रख सकते, ठीक है, तो ये इनवैलिड है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बहुत सब बेसब्री से इंतजार है मेरा यूनिट खत्म होने में, क्योंकि काफी बड़ी वीडियो हो गई है आई थिंक, है ना। सो क्वेश्चन 10 क्या है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको प्लीज अच्छे से पढ़ना क्योंकि स्टोरेज क्लास है ना, सीधा 7 नंबर के अंदर पूछी जाएगी, ठीक है। स्टोरेज क्लास क्या होती है और उसको एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से स्टोरेज क्लास को समझाया है और उसके एग्जाम्पल को भी बताया है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आराम से एक बार सुन लो मेरी बात को, ठीक है। ये PY की हो, ठीक है, 7 नंबर में आया हुआ है। सो देखो स्टोरेज क्लास इन सी, स्टोरेज क्लास कुछ नहीं होती। जब भी आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हो ना या फिर फंक्शन डिफाइन करते हो, तो वो जो वेरिएबल है उसकी लाइफ टाइम कितनी है, वो कब तक एक्सेसिबल होगा, उसका स्कोप कितना है, वो कहाँ तक एक्सेसिबल होगा, और उसका मतलब कि और क्या होता है, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, अगर आप उसको कोई वैल्यू नहीं देते तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, वो सब कौन बताता है, हमारी स्टोरेज क्लास बताती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर a इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये जो हमारा a है उसका स्कोप क्या होगा, उसकी लाइफ टाइम क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर 5 नहीं देता, जस्ट मैं लिखता यहाँ पर, आप ऐसे मतलब इसे डिफाइन भी कर सकते हो, इंट a, ठीक मतलब इंट इक्वल टू a क्यों लिखते हैं, वेट, मैंने यहाँ पर लिख दिया इंट a, ठीक है। तो ये जो a है इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इसको कोई भी वैल्यू नहीं देता और मैं यहाँ पर प्रिंट f करके a को प्रिंट कराता हूँ, तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, वो हमारा स्टोरेज क्लास बताएगी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। समझ रहे हो, स्टोरेज क्लास का इतना सारा काम है। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं स्टोरेज क्लास को। स्टोरेज क्लास इन सी डिफाइन द स्कोप, लाइफ टाइम, इन्हें याद कर लो, स्कोप, लाइफ टाइम एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एंड फंक्शंस, ठीक है। दे आर डिटरमाइन वेयर अ वेरिएबल इज स्टोर, ये भी बताएगा कि आपका वेरिएबल कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, मेमोरी के अंदर स्टोर होगा या फिर CPU रजिस्टर के अंदर जाके स्टोर होगा, एंड हाउ लॉन्ग इट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, वो कब तक
हमारे जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? सो बेसिकली इतना आपको समझ में आ गया ना स्टोरेज क्लास कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज क्लास भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कोप भी बता रहा है, लाइफ टाइम भी बता रहा है, इनिशियल वैल्यू भी बता रहा है, हमारा जो डेटा है कहाँ पर स्टोर हो रहा है वो भी बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें कौन बताता है? स्टोरेज क्लास बताता है। अब हमारी जो स्टोरेज क्लासेस होती हैं, वो हमारी 4 टाइप की होती हैं, ठीक है? दिमाग में डाल दो, स्टोरेज क्लास समझ में आ गया। अब स्टोरेज क्लास होती है हमारी 4 टाइप की, ठीक है? कौन-कौन से टाइप होते हैं? एक होती है हमारी ऑटो, ठीक है? एक होती है हमारी एक्सटर्न, एक होती है स्टैटिक और एक होती है रजिस्टर, ठीक है? समझ गए? इन चारों को अभी हाथ-वाथ पे लिख लो, कहीं पर भी लिख लो, इन्हें याद कर लो, ठीक है? क्योंकि भाई 7 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है पूरा पेपर में, मैं बता रहा हूँ ये आएगा, ठीक है? अब देखो, ऑटो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से टेबल बनाई है, मैं अभी आपको एक-एक करके बताऊँगा, लेकिन ये जो टेबल है ना, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर आपको एक-एक करके समझानी है और फिर आपको ये टेबल बनाकर आनी है, ठीक है? ऑटो होती है हमारी अगर आप मतलब कि कोई भी जैसे कि मैंने यहाँ पर इंट a इक्वल टू 5 लिखा था ना, तो अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता इसके आगे लेकिन मतलब कि किसी भी अगर आपको स्टोरेज क्लास के अंदर उसे डिफाइन करना है तो आपको आगे कीवर्ड लिखना होता है जो कि इसका होता है, ठीक है? लेकिन अगर मैं आगे कुछ भी नहीं लिखता लाइक डिफ़ॉल्टली छोड़ देता हूँ, ठीक है? तो क्या होगा इंटीजर जो है ना, वो अपने आप ऑटो ही रहेगा। ये जो a है ना, वो अपने आप ही ऑटो रहेगा, अगर मैं कुछ भी नहीं दूँगा। डिफ़ॉल्ट इसकी जो वे वो जो स्टोरेज क्लास होती है वो ऑटो होती है, ठीक है? अगर मुझे जैसे उसे एक्सटर्न बनाना है तो मुझे एक्सटर्न लिखना पड़ेगा आगे, अगर मुझे स्टैटिक बनाना है तो स्टैटिक लिखना पड़ेगा, ठीक है? अब इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है गार्बेज। जैसे कि अगर मैं इंट बी और ऐसे सेमीकोलन लिख दूँ और आगे जैसे मैं ऑटो लिख देता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी गार्बेज वैल्यू। अब गार्बेज वैल्यू क्या होती है? गार्बेज वैल्यू एक बेसिकली आप समझ सकते हो रैंडम वैल्यू होगी, ठीक है? जो आपको मिलेगी जब आप प्रिंट कराओगे। ऐसी कोई भी ऐसे मतलब स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है जो आपको मिलेगी, गार्बेज वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है? इसकी जो स्कोप होगा वो लोकल होगा, ठीक है? मतलब कि आपने जो अपना फंक्शन बनाया है या फिर आपका जो ब्लॉक बनाया है, उसके अंदर ही आप इसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? अब इसका जो लाइफ टाइम होगा वो फंक्शन एग्जीक्यूशन तक होगा। जब तक आप फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हो, अगर कि जैसे ये मेन फंक्शन के अंदर है तो जब तक मेन फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक ही होगा, ठीक है? और इसका जो स्टोर होगा वो कहाँ पर होगा? रैम के अंदर होगा, यानी कि मेमोरी के अंदर होगा, मेन मेमोरी के अंदर। अब बात करते हैं एक्सटेंड की। एक्सटेंड को ग्लोबल भी कहा जाता है, ग्लोबल स्टोरेज क्लास। एक्सटेंड जो होती है हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 होती है, ठीक है? मतलब कि जैसे आपने यहाँ पर एक्सटेंड लिखा और आपने इंटीजर ए लिख दिया, ठीक है? और फिर आपने ए को जब आप प्रिंट कराओगे ना तो आएगी आपकी वैल्यू 0, ठीक है? उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इसका जो स्कोप होता है ग्लोबल होता है। आप इसे हर किसी के साथ यूज़ कर सकते हो, किसी और फ़ाइल में भी इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ग्लोबल स्कोप होता है। लाइफ टाइम इसका होता है टिल प्रोग्राम एंड, ठीक है? जब तक प्रोग्राम आपका खत्म नहीं हो जाता, जब तक इसका लाइफ टाइम होता है। इसका स्टोरेज स्टोर होता है हमारा मेमोरी के अंदर। स्टैटिक की बात करें तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है और इसका स्कोप दोनों होता है, लोकल भी होता है, ग्लोबल भी होता है, ठीक है? आप क्या यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप ग्लोबल फंक्शन यूज़ कर रहे हो या फिर लोकल वेरिएबल या फंक्शन यूज़ कर रहे हो, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है? लाइफ टाइम इसका भी प्रोग्राम जब तक आपका चलेगा, जब तक है और इसके स्टोरेज भी कहाँ पर होता है? रैम के अंदर होता है, ठीक है? अब आता है हमारा रजिस्टर। नाम से पता चल रहा है भाई रजिस्टर फास्टेस्ट होगा। इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है गार्बेज होती है, स्कोप भी इसका लोकल होता है और इसका जो फंक्शन एग्जीक्यूशन तक इसका जो लाइफ टाइम होता है, जब तक आपका फंक्शन चल रहा है, जब तक ही इसका लाइफ टाइम होता है, ठीक है? और इसका जो स्टोरेज होती है, ये होती है सीपीयू रजिस्टर के अंदर, ठीक है? नाम ही रजिस्टर है, सीपीयू रजिस्टर के अंदर ही जाके स्टोर होगा। जब भी अगर आपको लगता है कि ये वाला जो डेटा है ना, मेरे सीपीयू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे इस वाले को काफ़ी जल्दी से एग्ज़ीक्यूट कराना है, तो क्या करते हैं हम रजिस्टर के साथ उसे असाइन कर देते हैं, ठीक है? तो देखो ये तो हमारी सारी ओवरव्यू हो गया, ठीक है? मैंने काफ़ी जल्दी-जल्दी बता दिया। अब मैं एक-एक करके आपको समझाऊँगा, चाहे वीडियो बड़ा हो, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, एक-एक करके अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो देखो मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल भी लिए हैं और मैंने आपको अच्छे से बताया भी है, ठीक है? तो ऑटो, ऑटो हमारा होता है ऑटोमैटिक, ठीक है? इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमैटिक। इसका जो स्कोप होता है लोकल टू द ब्लॉक इन व्हिच इट इज़ डिफाइंड, ठीक है? मतलब कि जिस ब्लॉक के अंदर आपने उसे डिफाइन किया है, उस ब्लॉक के अंदर ही आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जो ऑटो इंट एक्स लिखा हुआ है, वो हमारा इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन है, ठीक है? मतलब कि ये जो फंक्शन खुला हुआ है, यहाँ तक ही डिफाइन है। तो आप इसको इसके अंदर ही आप इसे एक्सेस कर सकते हो, इसके बाहर इसे एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है? अब इसका जो लाइफ टाइम होता है, मतलब कि एक्सिस्ट व्हाइल द ब्लॉक इज़ एक्जीक्यूटिंग। ये जो इसका लाइफ टाइम है ना, वो जब तक ये ब्लॉक एक्जीक्यूट होगा, तब तक ही होगा, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है?
इनिशियल वैल्यू की बात करें तो अगर आप इसको कुछ भी नहीं वैल्यू देते तो गार्बेज वैल्यू होती है इसकी। और इसका जो कीवर्ड होता है वो होता है ऑटो, ठीक है। अगर आप ऑटो लिखते भी नहीं हो, डिफॉल्टली आपका जो ये लोकल लोकल वेरिएबल भी ऑटो ही होता है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो तो लिख सकते हो ऑटो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो इंट एक्स, ठीक है। समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे से। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब है हमारा एक्सटर्न, ठीक है, जो कि हमारा ग्लोबल भी कहते हैं इसे। एक्सटर्न जो होता है हमारा होता है एक्सटर्नल, ठीक है। मतलब कि इसका जो स्कोप होता है ग्लोबली विजिबल अक्रॉस मल्टीपल फाइल्स। आप इसे मल्टीपल फाइल्स के अंदर भी यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इसका जो लाइफ टाइम होता है वो होता है एग्जिस्ट थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब तक चलेगा ये, ठीक है। इनिशियल वैल्यू इसकी 0 होती है और कीवर्ड इसका एक्सटर्न होता है। और इसका पर्पस इसके लिए होता है यूज टू डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल और अ ग्लोबल फंक्शन दैट आर डिफाइंड इनटू द अनदर फाइल, ठीक है। जैसे कि कोई आपका फंक्शन या वेरिएबल किसी और फाइल के अंदर डिफाइन है, लेकिन आप चाहते हो उसे यूज करना, ठीक है, तो आप उसे एक्सटेंड के साथ कर सकते हो, ठीक है। कैसे? जैसे कि हमारी यहाँ पर देखो फाइल 1 है, फाइल वन डॉट सी सी है, एक सी की एक फाइल है, जिसके अंदर देखो आपने क्या किया है, अपने मेन फंक्शन से पहले ही यहाँ पर एक आपने फंक्शन डिफाइन किया है इंट एक्स इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पर आपने डिफाइन किया है। अब क्या है, आपको है ना फाइल 2 के अंदर उसे मतलब यूज कर रहे हो, ठीक है, जो फाइल 1 के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो देखो वेरिएबल हमारा यहाँ पर डिफाइंड है, ना तो मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन है और मतलब किसी और फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं है, बाहर डिफाइन है एकदम, ठीक है। तो अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो आप इसे यूज कर सकते हो एक्सटेंड इंट एक्स के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पर यूज़ हो सकता है, बहुत ईज़ी सा, है ना? नेक्स्ट आता है हमारा स्टैटिक। देखो ज़्यादा डीप में मत जाना, बस मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उन्हें याद रख रखो, ठीक है? जो भी मैंने आपको टेबल के अंदर चीज़ें बताई है ना वो आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है हमारा स्टैटिक, ठीक है? स्टैटिक क्या होता है? कुछ नहीं, स्टैटिक हमारा दोनों स्कोप के लिए होता है, लोकल वेरिएबल के लिए भी होता है, ग्लोबल वेरिएबल के लिए भी होता है, ठीक है? अगर आप लोकल वेरिएबल के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसका जो स्कोप होगा वो लोकल टू द ब्लॉक होगा, ठीक है? लेकिन अगर आप ग्लोबल वेरिएबल के लिए यूज़ कर रहे हो तो लिमिटेड होगा फाइल के लिए, ठीक है? अब देखो इसका लाइफ टाइम जो होता है वो थ्रू आउट दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है और इसकी इनिशियल वैल्यू भी 0 होती है और कीवर्ड इसका स्टैटिक होता है, ठीक है। अब हम इसको ना बहुत अच्छे से एग्जांपल समझेंगे अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया, ठीक है। जैसे कि हमने हेडर फाइल ऐड कर ली। अब आया हमारे पास ये फंक्शन वॉइड डेमो, है ना, ये हमारा फंक्शन है। यहाँ पर हमने मेन फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है, ठीक है। अभी आपने यार फंक्शन वगैरह पढ़े नहीं है, फिर भी मैं आपको ये बता दे रहा हूँ क्योंकि स्टोरेज क्लास आपकी मेंशन थी, ठीक है। अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो देखो थोड़ी सी समझने की कोशिश करो, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो फंक्शन होता है ना इसको इस तरीके से कॉल करते हैं, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन बनाया डेमो, ठीक है। हमने क्या किया, डेमो फंक्शन को कॉल किया। जैसे हमने डेमो फंक्शन को कॉल किया तो क्या होगा कि हमारा जो है ना, ये जो एग्जीक्यूशन है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का, वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक इंट एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, एक हमारा वेरिएबल है जो कि स्टोरेज क्लास कौन सी में आता है, स्टैटिक में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। रिटेन्स वैल्यू विद इन द फंक्शन शेल, ठीक है, फंक्शन कॉल, ठीक है। अब इसका मतलब अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर क्या हो गया हमारा, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और फिर क्या क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस प्लस कर दो और फिर एक्स को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो एक्स प्लस प्लस यानी कि एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन कर दो। एक्स कितना था हमारा, 0 था, उसे कर दिया प्लस वन, तो एक्स कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। अब हमने एक्स को प्रिंट कर दिया तो यहाँ पर आउटपुट आ गया 1, ठीक है। जब हम इसे वापस से कॉल करेंगे तो क्या होगा कि अगर हमने इसे स्टैटिक के साथ इसे डिफाइन किया हुआ है तो हमारी जो वैल्यू है ना वो रहेगी। क्यों? क्योंकि वो हमारा इसका जो लाइफ टाइम है वो है थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। पूरे प्रोग्राम के लिए ये लाइफ टाइम रहेगा इसका। तो अब हमारे एक्स की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब आपने वापस कॉल किया, तो वापस कॉल करने पर जब आप जाओगे तो एक बात बताओ, जब आपने वापस कॉल किया है तो यहाँ पर आना चाहिए ना। बट जब आपने क्या किया है, स्टैटिक इंटीजर के साथ इसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, ये यहाँ पे नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली उसे स्किप करेगा और यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो एक्स प्लस प्लस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 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 थी 1 और यहाँ पर हो जाएगी एक्स की वैल्यू 2, ठीक है। और एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर वापस से कॉल करोगे तो फिर ये यहाँ पर नहीं जाएगा, सीधा यहीं पर आएगा और फिर प्लस करोगे 3 हो जाएगी और फिर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल का यूज जब होता है हमारा काउंटर्स वगैरह में यूज होता है, ठीक है। स्टैटिक जब हम यूज करते हैं स्टैटिक स्टैटिक स्टोरेज क्लास का, ठीक है। अब आता है हमारा रजिस्टर। अगर मतलब किसी आपको जल्दी जल्दी किसी को कोड को रन कराना है तो आप रजिस्टर का यूज करते हो, ठीक है। इसका स्कोप जो होता है वो लोकल टू द ब्लॉक होता है जहां पर आपने इसे डिफाइन किया है। इसका जो लाइफ टाइम होता है वो
ब्लॉक के लिए ही एग्जीक्यूट करता है, मतलब कि जब तक आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक ही उसका लाइफ टाइम होता है, ठीक है। मतलब कि जैसा अगर ऊपर वाले में किया था ना हमने, वैसा इसके अंदर नहीं होगा। इनिशियल वैल्यू इसकी गार्बेज वैल्यू होती है और इसका कीवर्ड होता है रजिस्टर। सजेस्ट द कंपाइलर टू स्टोर द वेरिएबल इन द सीपीयू रजिस्टर इंस्टेंट ऑफ मेमोरी फॉर द फास्टर एक्सेस, ठीक है। ये मतलब कि आप रजिस्टर कीवर्ड से ये बता देते हो कि भाई सीपीयू, ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ ना, उसे सीपीयू रजिस्टर के अंदर रखो, उसे मेमोरी के अंदर मत रखो, ठीक है। कंपाइलर को बोलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारी एक हेडर फाइल है, यहाँ पर हमारा एक मेन फंक्शन है और हमने बनाया है यहाँ पे रजिस्टर इंटीजर आई, ठीक है। तो हमने बता दिया कि ये जो आई है ना, इसे स्टोर कर दो रजिस्टर के अंदर, सीपीयू रजिस्टर के अंदर। तो क्या होगा कि ये जो हमारा आई है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी एक्सेस होगा, जैसे कि हमारा ये जो फंक्शन है बहुत जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा रजिस्टर। आई होप आपको तीनों चारों जो थी स्टोरेज क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई, ठीक है। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है प्लीज कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फंडामेंटल डेटा टाइप्स इन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी तक शायद पूछा नहीं गया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरीके से जो फंडामेंटल हमारे डेटा टाइप्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। सो देखो डेटा टाइप्स मैंने आपको बताया ना, डेटा के टाइप्स, ठीक है। डेटा किस तरीके का हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, कैरेक्टर हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, एरे हो सकते हैं, इतने सारे टाइप के हमारे डेटा होते हैं, ठीक है। सो कुछ हमारे अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। तो फंडामेंटल डेटा टाइप्स का मतलब होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। एक हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, एक हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जो हमारे लैंग्वेज हमें देती है कि ये डेटा टाइप है, नंबर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जो कि यूजर डिफाइन करता है, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप समझो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, ठीक है। तो सी हमें 5 प्राइमरी डेटा टाइप देता है। एक होता है हमारा कैरेक्टर, जो कि हमारे कैरेक्टर होते हैं एबीसीडी, ठीक है। इनकी जो कीवर्ड होता है वो होता है कैर, जिससे आप डिफाइन करोगे इसे। इसका जो साइज होता है वो होता है 1 बाइट का, प्लीज बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि ये साइज वाइज ही पूछते हैं 2 नंबर के अंदर, ठीक है। इनकी जो रेंज होती है वो होती है -128 से लेकर 127 तक, ठीक है। अब आते हैं हमारा डेटा टाइप इंटीजर, जो हमारा कीवर्ड होता है इंट से, और इसकी जो बाइट होती है वो होती है हमारी इतनी, और इसकी रेंज इतनी होती है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें तो वही डेसिमल होते हैं हमारे ये फ्लोट पॉइंट, और इसकी रेंज इतनी होती है। और डबल की बात करें तो हमारा जो फ्लोटिंग पॉइंट है, अगर आपको और प्रिसाइजली चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर ये 6 तक पहुंच रहा है, तो अगर आपको 9 10 और आगे तक चाहिए, फिर आता है वॉइड। अगर आपको कोई एम्प्टी डेटा टाइप है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी हो जाता है, ठीक है। ये जो साइज है ना, इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेना बस, ठीक है। वैसे तो यार आप बड़े हो गए हो, आपको सब पता है ये सब चीज, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं सबको, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। इंटीजर डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है, होल नंबर को स्टोर करता है, लाइक 1 2 3, ये सब होल नंबर है, इन्हें स्टोर करता है, ठीक है। पॉजिटिव हो या इंटीजर नेगेटिव, दोनों को स्टोर कर लेता है, ठीक है। इसकी जो डिफॉल्ट साइज होता है वो होता है हमारा 4 बाइट्स का, ठीक है। और इसके अंदर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, ठीक है, मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, जब आपको इसे यूज करना है, ठीक है, तो आप ये लगाते हो परसेंटेज। ये परसेंटेज तो नहीं, आप इसे मतलब ये समझ सकते हो कि ऐसे इसे ही बोलते हैं स्पेसिफायर, ठीक है। आप ये लगाते हो, ये मॉडुलस, आप इसे जो होता है और लगाते हो डी, ठीक है। आप समझ सकते हो, इसे हम कहते हैं इंटीजर, ठीक है। और फ्लोट के लिए आप लगाते कैरेक्टर के लिए आप लगाते हो ऐसे और सी, ठीक है। और आप किसके लिए लगाते हो, इसके लिए फ्लोटिंग पॉइंट के लिए लगाते हो परसेंटेज एफ, ठीक है। यहाँ पे 2 मत लगाना, ठीक है। और डबल के लिए आप क्या लगाते हो, डबल के लिए आता है आपका परसेंटेज एल एफ, ठीक है। इनको प्लीज यार अच्छे से याद कर लेना, वैसे मैं आपको समझा दी ये सारी चीजें। जो कैरेक्टर होता है वो हमारा सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है ना। जैसे कि हमारा 1 बाइट के कैरेक्टर को स्टोर करता है, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर ये होता है, ठीक है। और हमारा फ्लोटिंग टाइप जो होता है वो हमारा सिंगल प्रिसीजन वो होता है, जैसे कि हमारा लाइक 4.6 हो गया, 5.1 हो गया, जिनमें पॉइंट आ जाते हैं ना, वो हमारा होता है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स, ठीक है। ये मैं काफ़ी ऐसे जल्दी-जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब आपको बता चुका हूँ, ठीक है। डबल प्रिसीजन डेटा टाइप्स, लाइक आपको और प्रिसीजन चाहिए, ठीक है, तो डेसिमल के अंदर तो आप डबल का यूज़ करते हो, ठीक है। उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है हमारा परसेंटेज एल एफ, ठीक है। जैसे कि आपको पाई की वैल्यू स्टोर करनी है 3.14, इतना कुछ पाई की वैल्यू, इतनी ज़्यादा प्रिसीजन है इसके अंदर, ठीक है। तो आप इसे स्टोर करोगे किसके अंदर, डबल के अंदर स्टोर करोगे, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट है आपको वो सिंगल प्रिसीजन ही दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो बहुत कम प्रिसीजन दे रहा है, ठीक है, 99.99, ठीक है। अगर जैसे आपको बहुत ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करना है डेसिमल के बाद की, तो आप डबल के अंदर जा सकते हो, ठीक है।
फिर आता है आपका वॉइड डेटा टाइप, जो कि हमारा वॉइड होता है, खाली होता है, ठीक है। बस आप यार इनके नाम याद कर लो, अगर ये भी याद नहीं हो रही ना तो ये टेबल याद कर लेना बस, ठीक है। ये टेबल से ही आपका काम हो जाएगा। सो अगर आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो क्वेश्चन 11 थे, ठीक है, मतलब कि 11 के 11 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए अच्छे से, और आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। जो भी चीजें मैंने बहुत अच्छे से बताई हैं, ठीक है, जैसे कि स्टोरेज क्लास हो गई हमारी, डिजिटल कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, एल्गोरिथम हो गया, फ्लो चार्ट हो गए, ठीक है, और हमारी सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन हो गया, इसके कंपोनेंट्स हो गए, वो बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। वो ही आते हैं आपके पेपर के अंदर। सो यहाँ पर हमारी जो यूनिट है वो पूरी अच्छे से कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज यार एक प्यारा सा कमेंट करके जाना, और प्लीज हमारे चैनल को मल्टी आइटम्स को भी और मल्टी आइटम प्लस को भी दोनों को सब्सक्राइब कर लो। दोनों ही चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप हमारे साथ जुड़ो, अपडेट रहो हमारे साथ, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का नहीं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको चाहते हो कि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, है ना, और आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में से। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।